अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Students, today inshallah we have to start a new chapter and that is accounting for payroll. छोटा सा एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15 ऑफ योर सिलेबस। कल की क्लास में भी हमने एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था जो कि इनफैक्ट एक चैप्टर है आपके सिलेबस में, और इफेक्टिवली तो मैंने कल भी कहा था वो एक बहुत बड़ी दुनिया है टैक्स। जाहिर सी बात है एक पूरा चैप्टर एक दिन में कवर, इनफैक्ट बात ये है कि अगर आप टैक्स की बात करें तो ये पूरा सेमेस्टर आपको टैक्स का सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। पहले वो एमएल में था, मैनेजर लेवल में होता था, अब वो स्ट्रेटेजिक लेवल में चला गया पेपर, SL1 टैक्सेशन का पेपर। तो एक बहुत बड़ी दुनिया है टैक्स आपने बहुत ज्यादा आगे जाके इंशाल्लाह पढ़ना है। इवन मैंने कल ये भी कहा था कि हम कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि आफ्टर जब वो क्वालिफाई कर जाते तो टैक्स को ज्वाइन कर लेते, टैक्स की फील्ड में चले जाते, टैक्स कंसल्टेंट बन जाते। मैंने एग्जांपल भी दी थी आपको कुछ। बहरहाल टैक्स एक बहुत बड़ी दुनिया है। हमने टैक्स पे छोटा सा हिस्सा, टैक्स पे तो इनकम टैक्स भी है और भी डिफरेंट किस्म के टैक्सेस हैं, हमने सिर्फ छोटा सा हिस्सा जिसका नाम था सेल टैक्स ऑल्सो नोन एज वैल्यू एडिड टैक्स, उसको कल डिस्कस किया था। और हमने एज पर योर सिलेबस जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे, इनपुट टैक्स क्या है, आउटपुट टैक्स क्या है, नेट टैक्स क्या है, इसके अलावा जर्नल एंट्रीज कैसे बनती है, इसके अलावा स्टैंडर्ड रेटेड क्या होता है, जीरो रेटेड क्या होता है, और एग्जाम सप्लाईज, ऑलमोस्ट सिलेबस की सारी चीजें यस्टरडे वी हैव कवर्ड। एक छोटी सी बात यहाँ पे मैं बस बता के और फिर मैं अपने इस चैप्टर की तरफ जाऊंगा कि अगर कुछ, वैसे तो नॉर्मली ये चैप्टर इतना ज्यादा एग्जामिन नहीं होता, लेकिन एग्जामिनर MCQs वगैरह में आपसे ये चीजें पूछ सकता है कि इनपुट टैक्स अगर इतना है और आउटपुट टैक्स इतना है, या इनपुट टैक्स ज्यादा है आउटपुट टैक्स कम है, तो वो लायबिलिटी होता है या रिसीवेबल होता है। इनपुट का मतलब सेल टैक्स, आउटपुट का मतलब, नहीं सॉरी, इनपुट का मतलब परचेज के ऊपर जो होता है, इनपुट का मतलब जो किसके ऊपर होता है, हाँ, और आउटपुट जो जिसके ऊपर होता है। तो अगर आउटपुट सेल करते वक्त टैक्स ज्यादा मिला है और इनपुट परचेज के वक्त हम कम देकर आए थे, तो डिफरेंस हमें गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। और अगर आउटपुट के वक्त बाज दफा प्रोडक्ट कम पैसों में बिकी, कम टैक्स हमने दिया, और इनपुट के वक्त हम ज्यादा टैक्स, कम टैक्स लिया आउटपुट के वक्त कस्टमर से, और इनपुट के वक्त जब हम परचेज कर रहे थे तो कस्टमर से उस वक्त हमने, सप्लायर को उस वक्त हमने ज्यादा टैक्स दे दिया था, तो फिर ये हमारे लिए क्या बन जाता है, रिसीवेबल फ्रॉम गवर्नमेंट। अगेन आई रिपीट, सेल करते वक्त जो टैक्स है, क्योंकि एक प्रोडक्ट जा रही है आउटपुट, वो अगर इत्तेफाक से कभी प्रोडक्ट कम पैसों में बेचनी पड़ी, वो कम आया, और जब हम परचेज करके लाए थे, इन हो रही थी प्रोडक्ट, इनपुट टैक्स वो हमने ज्यादा दिया था सप्लायर को, तो हमारी जेब से एक्स्ट्रा पैसे चले गए और वो हमने कॉस्ट में शामिल भी नहीं किए, तो वो हमें कहां से रिफंड मिल जाते, गवर्नमेंट से। सिर्फ एक कंडीशन है, जब एग्जाम सप्लाईज है वो रिफंड नहीं होता, तो उसको हम अल्टीमेटली फिर किस में ऐड करते थे, अपनी प्राइस पे कॉस्ट बढ़ा देते। ठीक है, तो ये हमने बेसिक चीजें डिस्कस की थी। इस टाइप की चीजें पूछ सकता है, जर्नल एंट्रीज पूछ सकता है, एग्जाम सप्लाईज क्या होती है पूछ सकता है, जीरो रेटेड क्या होती है पूछ सकता है, स्टैंडर्ड रेटेड क्या होता है ये भी पूछ सकता है। इसके अलावा हो सकता है वो आपको एक अमाउंट दे, बोले इस पर टैक्स शामिल नहीं है, इतना % टैक्स है, तो फिर ग्रॉस अमाउंट क्या होगी। देखिए, एक होती है ग्रॉस, एक होता है VAT, एक होता है नेट। एक मिसाल देता हूँ, 10,000 रुपए की चीज है, 10% टैक्स है, तो 1,000 रुपए टैक्स हो गया। 10,000 रुपए की एक कोई भी प्रोडक्ट है, 10,000 रुपए भी विदाउट टैक्स, 10,000 रुपये अगर 10% टैक्स है, कितना होता है 10,000 का 10%, 1,000। अब उसकी प्राइस कितनी हो जाएगी जो आप बेचोगे, कितने में, 11,000 रुपए, कितने में। अब 10,000 रुपए को कहते हैं नेट, 1,000 को कहते हैं VAT, और 11,000 को कहते हैं ग्रॉस। ग्रॉस के अंदर टैक्स शामिल होता है, ग्रॉस के अंदर
नेट के अंदर टैक्स शामिल। अगर वो आपको कोई नेट दे दे, ग्रॉस निकालना हो, तो नेट के ऊपर फिर आप जो भी, अगर 10,000 रुपये नेट है तो 10% टैक्स था वो ऐड किया, तो ग्रॉस कितना हो गया? 11,000। गॉट इट? तो बहरहाल इन शॉर्ट बात ये है कि समटाइम वो आपको ग्रॉस दे दे शायद, और वो आपको बोले नेट बताओ। समटाइम शायद वो आपको नेट दे दे और वो आपको बोल दे क्या बताओ ग्रॉस क्या है। तो नेट जो है विदाउट सेल टैक्स है, ग्रॉस में सेल टैक्स ऐड होता है। जो कैश हमें मिल रहा होता है वो ग्रॉस होता है, लेकिन हम सेल जो रिकॉर्ड करते हैं वो नेट पे, बाकी को किसमें रिकॉर्ड करते हैं? वीएटी। हम परचेज करते वक्त जो कैश देते हैं वो ग्रॉस होता है, लेकिन परचेज को ग्रॉस पे डेबिट नहीं करा था मैंने, किस पे नेट पे। बाकी कौन से टाइटल में डेबिट करा था? वीएटी। इज दैट क्लियर? तो ये छोटी छोटी बातें थोड़ा बहुत आप इसको देख लीजिएगा विद रिस्पेक्ट टू अकाउंटिंग फॉर सेल टैक्स, ऑल्सो नोन एज अकाउंटिंग फॉर वीएटी, वैल्यू एडेड टैक्स। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर एंड दैट इज, आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं, चैप्टर नंबर 15 ऑफ योर सिलेबस। और कई दफा ये बात मैंने आपसे कही कि ये चैप्टर हमारे पार्ट बी में, छोटे चैप्टर में अब हमारा आखिरी चैप्टर है, और टुडे इज वीकेंड, इंशाल्लाह आज इसको एंड करेंगे। और आने वाले वीक में इंशाल्लाह, टुडे इज 27, तो डेफिनेटली आने वाला वीक जो है वो दिसंबर की फिजाओं में होगा। तो इंशाल्लाह नए महीने में हम अपनी जो, अब समझ लो अब कोर्स एंड की तरफ जाएगा, क्योंकि अब बैड डेट्स और उसके साथ एडजस्टमेंट्स, बैड डेट्स खुद एक एडजस्टमेंट है, लेकिन वो एडजस्टमेंट्स और फिर इंशाल्लाह फाइनल अकाउंट की तरफ जाएंगे। तो होपफुली दिसंबर के एंड में अच्छा खासा सिलेबस हो जाएगा इंशाल्लाह। और मुझे लगता है कि जिस तरह हम पढ़ रहे हैं, अगर बीच में छुट्टियां नहीं हो तो इंशाल्लाह हम ऑलमोस्ट मिड ऑफ जैन आई विल ट्राई कि इंशाल्लाह हम अपने कोर्स को वाइंड अप करें। आप लोगों ने फैब में इंशाल्लाह अटेम्प्ट देनी है, और नॉर्मली आप लोगों के पेपर बाद में होते हैं। शुरू में जो पेपर होते हैं वो ML2 से SL2 तक टाइम टेबल जो आता है ना, शुरू में जो पेपर अभी जैसे दिसंबर की टाइम होगी, और वो कम से कम भी दिसंबर के हाफ के बाद शुरू होगी, मतलब 15 दिसंबर के बाद, नॉर्मली 20 के बाद ही होती है। तो उसमें भी शुरू में जो पेपर होते हैं ना, तकरीबन एक हफ्ता या 10 दिन चलते हैं, एटलीस्ट एक हफ्ता चलते हैं या 10 दिन चलते हैं। वो कौन से पेपर होते हैं? ML2, SL1, SL2। फिर शुरू होते हैं OL1, OL2 और ML1, क्योंकि ये तीन जो हमारे शुरू के स्टेज है, ये तो काफी टाइम से हमारे कंप्यूटर बेस्ड पेपर हो रहे हैं। बाकी के तीन हमने अभी रिसेंटली आफ्टर कोविड कंप्यूटर बेस्ड किए, तो इसलिए पहले वो होते हैं। और वैसे भी पहले ये एक साथ भी नहीं होते थे, ये भी मैं आपको बता दूं, पहले ये अलग अलग मंथ में होते थे, यानी उनके फेब में होते थे, आपके मार्च में होते थे, उनके अगस्त में होते थे, आपके सितंबर में होते थे। और अभी भी तकरीबन यही होता है, अगर वो फेब में भी स्टार्ट होंगे ना, तकरीबन वो मार्च का शुरू ही लग जाता है। कुछ पेपर हो सकता है आपके फेब के एंड में, वो फेब वैसे ही 28 का होता है, तो वो कहीं ना कहीं मार्च में भी पेपर जा रहे, मार्च की 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख तक पेपर कहीं ना कहीं चल रहे होते। तो यू हैव इनफ टाइम, तो आप लोग चीजों को अपनी अब जो है ना ग्रिप करना शुरू करें, ताकि मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह बाय मिड ऑफ जैन अगर सिलेबस कंप्लीट हो, एटलीस्ट 1 मंथ आपको मिले और जिसमें आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सके। सो नाउ वी हैव टू स्टार्ट अकाउंटिंग फॉर पेरोल। पे मतलब पे करना, पेरोल, दिस इज नॉट चिकन माय रोल, मैंने कल भी कहा था भाई, ये जो पेरोल है, पेरोल का मतलब होता है कि जब आप किसी कंपनी की एम्प्लॉयमेंट का पार्ट होते हैं, यानी किसी कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं, तो डेफिनेटली हर कंपनी की अपनी पेरोल पॉलिसीज होती है, एंड अकॉर्डिंग टू देयर पेरोल दे विल पे यू, वो आपको पे करेंगे जो भी उनकी पेरोल की पॉलिसी होगी। अब देखिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की पेरोल की पॉलिसी डिफरेंट होती है, इवन डिफरेंट समटाइम वर्कर की पेरोल पॉलिसी चेंज होती है, इवन ICMAP के अंदर। मैं इस वक्त पढ़ा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं क्या, जितने भी फैकल्टीज हैं, जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं ICMA में, कोई भी फैकल्टी ICMA के अंदर फिक्स सैलरी पे नहीं होता, कोई भी नहीं, पॉलिसी नहीं है हमारी ICMA की, पॉलिसी फिक्स सैलरी पे किसी को भी नहीं है।
हम लोग आवरली रेट पे काम करते हैं, मतलब हमें सैलरी आवरली रेट के हिसाब से मिलती है। जैसे मैंने आपको 2 घंटे की क्लास पढ़ाई तो 2 घंटे की सैलरी। मंथ के एंड पे एक मिसाल देता हूँ, नॉर्मली 24 आवर्स होते हैं एक सेक्शन के, क्योंकि एक वीक में हम कितने घंटे पढ़ाते हैं? 6 घंटे। 2 वीक में 12 घंटे, 3 वीक में 18 नॉर्मली। वैसे ये कभी ज्यादा भी होते, 5 वीक भी आ जाते, कभी कभी कम भी हो जाते हैं, लेकिन जितने वीक हम क्लासेस लेते हैं यहाँ पे अटेंडेंस लगती है, वो अटेंडेंस पर टिक लगा हुआ होता है, वो लोग मार्क कर देते हैं। मैं तो खाली डेट भी डालता हूँ तो वो अटेंडेंस लग जाती है, तो वो उसी के हिसाब से हमारी सैलरी बनती है, आवरली रेट के हिसाब से। तो ये तो मैंने आपको एक फैक्टर बताया, लेकिन यहाँ ये सबके लिए नहीं है, सिर्फ फैकल्टीज के लिए। अब जो स्टाफ है, लाइक कुछ लोग आते हैं अनाउंसमेंट करने, नीचे एडमिन वाले बैठे हुए हैं, और भी बहुत सारा स्टाफ यहाँ मौजूद है, वो लोग फिक्स सैलरी पे हैं। तो हर ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट पॉलिसी होती है, डिफरेंट तरीके से एम्प्लॉयज को ट्रीट किया जाता है, एम्प्लॉयज को पेमेंट की जाती है। तो ये जो पेरोल है ना, इस पर हम यही सीखेंगे कि ये पेरोल में बेसिकली, अगर मैं आपको एक वर्ड इस्तेमाल करूँ ना कि एम्प्लॉयज बेनिफिट, मतलब आप एम्प्लॉय को किस तरीके से, अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल सबसे कोर तो आपकी जो है ना सैलरीज एंड वेजेस आ जाती है। अगर मैं कुछ वर्ड यहाँ पे ऐड करूं, नंबर 1 सैलरीज एंड वेजेस। आपने सुना होगा अक्सर जगहों पे ये भी कहा जाता है हमारे यहाँ उजरत रोजाना की बेसिस पे दी जाती है। अक्सर रेस्टोरेंट वगैरह पे, होटल वगैरह पे आप देखना वहाँ लिखा हुआ होता है, तख्ती लगी होती है, हम अपने वर्कर को सैलरी डेली वेजेस पे पे करते हैं, मतलब वो पर डे के हिसाब से। बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं, अक्सर आपको मुझे मिलते हैं, उनसे जब जनरल डिस्कशन होता है या वो कोई बंदे बोलते हैं यार हमें स्विच करना है, हम कहीं और काम करना चाहते हैं, आपकी जानने वालों के पास हो तो बताइएगा। तो मैं उससे पूछता हूँ अभी आप कहाँ काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ये भी बता दें कि यार हम तो डेली वेजेस पे काम करते हैं, जिस दिन काम करते हैं उस दिन पैसे मिलते हैं। और हमारे साथ भी यही है, हम जब पढ़ाएंगे तो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल बीच में मैं एक दिन, आपको याद होगा, मैंने अपनी तरफ से पूरे सेशन में सिर्फ एक ही छुट्टी की अब तक अल्हम्दुलिल्लाह, और वो भी जब मैं तबानी की पिकनिक पे गया था, ठीक है ना, एंड इट वाज थर्सडे, जुमेरात का दिन था जब मैं टीएसए की पिकनिक पे गया था। बाकी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरे सेशन में कोई छुट्टी नहीं की। तो वो जब मैं ऑफ किया तो वो मुझे सैलरी, ऐसी बात है ना मैं अटेंडेंस लगाऊंगा उसकी, ना वो मुझे पे करेंगे। देखिए हमारा तो वैसे भी कोई वो नहीं होता, हमें 90 आवर्स पढ़ाने, अब 90 आवर्स हम 3 महीने में पढ़ा दें, नॉर्मली 3 महीने में नहीं होता, 4 महीने का सेशन होता है, क्योंकि पर वीक अगर हम वही 6 घंटे हैं तो पर मंथ हमारे 24 होते। तो बहरहाल इफेक्टिवली बात ये है कि जब हम जितना पढ़ाएंगे उतने पैसे मिलेंगे, जब ज़्यादा घंटे पढ़ाते हैं तो ज़्यादा पैसे मिलते हैं, और कम घंटे पढ़ाते हैं तो कम पैसे मिलते हैं। तो बहरहाल बहुत सारे जगहों पे इस टाइप की चीज़ें आप सुनते रहते हैं, आवरली रेट, डेली बेसिस, और भी डिफरेंट पॉलिसीज होती है। कुछ लोग पीस वर्क पे काम करते हैं। नाउ व्हाट इज पीस वर्क? पीस वर्क का मतलब होता है जितने यूनिट बनाओगे उतने पैसे मिलेंगे, जब कम यूनिट बनाओगे तो कम पैसे मिलेंगे, जब ज्यादा यूनिट बनाओगे तो ज्यादा पैसे मिलेंगे। जैसे आपको पता है कि जब ज्यादा बारिश आती है तो ज्यादा पानी आता है, तो भाई इसी तरह ये बिल्कुल लॉजिक है, और ये लॉजिक आपको समझना पड़ेगी। तो याद रखिए ये होता है पीस रेट पे बहुत सारे लोग काम करते हैं, मेरे जानने वाले बहुत क्लोज, उनका हेलमेट वगैरह का काम है। तो वो हेलमेट के अंदर कोई एक अंदर एक पता नहीं फॉर्म लगा हुआ होता है, चांद उसको बोलते हैं वो लोग, चांद। हकीकत देखिए इसमें कोई वो नहीं है, और याद रखना काम कोई भी ना छोटा होता है ना बड़ा होता है, और जो इंसान मेहनत से पैसे कमा रहा है मैं कहता हूँ उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। उसूल रिस्क हलाल तो इबादत है, आप अपनी मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ना करे किसी के आप तो नहीं पिला रहे। तो मिसाल आपको दे रहा हूँ समझाने के लिए, तो वो चांद बेसिकली जहाँ से बनवाते हैं किसी के घर से, मतलब बहुत सारे लोग घरों पे काम कर रहे होते हैं, लेडीज काम कर रही होती है, कि उसमें क्या होता है वो साइड में शायद को कोई मतलब रेक्सीन टाइप का कपड़ा होता है वो लगता है, वो सिलाई लगती है, तो वो पर पीस के हिसाब से पे करते हैं, जितने पीस बना के दोगे पर पीस इतना रेट है उतने आपको मिल जाएंगे। ये बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे घरों पे हमारे यहाँ खासतौर पे कराची में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, आप चले जाइए सुरजानी वगैरह हो गया, या आपका ये औरंगी टाउन हो गया, या बहुत सारे कोरंगी वगैरह हो गए, ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ लोग घरों पे काम कर रहे होते हैं,
और काम ही कर रहे हैं, कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं यार, पैसे कमा रहे, हलाल रोजी कमा रहे, दैट्स गुड, अच्छी बात है। खुदा ना खासा किसी के आगे आप तो नहीं मिला रहे। तो बहरहाल उनको पीस वर्क के हिसाब से पैसे मिलते हैं। तो इनफैक्ट ये सारी चीजें इसमें आती है। कुछ लोग पीस वर्क पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग फिक्स सैलरी पे काम कर रहे हैं। जैसे मैं जॉब करता था वंस अपॉन अ टाइम, आज से पूरे 10 साल हो गए, दिसंबर 2011 में रिजाइन किया था। तो उस वक्त जब मैंने 3-4 साल काम किया, 3.5 साल उस कंपनी में, तो वहां मैं फिक्स सैलरी पे था। जाहिर सी बात है कंपनीज में हम लोग जब जॉब करते हैं नॉर्मली वो फिक्स सैलरी पे होते हैं। बस कंपनी के ऐसे एम्प्लॉइज होते हैं, खासतौर पे सेल पर्सन, उनको सेल के अलावा समटाइम अलग से कमीशन भी होता है कि जितनी सेल करवाओगे उतना एक्स्ट्रा आपको कमीशन भी मिलेगा। बहुत सारे लोग डिफरेंट तरीकों से काम करते हैं। तो वेजेस एंड सैलरीज, इसके अलावा फॉर एग्जांपल कहीं कहीं पे आपको बोनस भी मिल रहा होता है, सुना होगा आपने। कहीं कहीं पे आपको हाउस रेंट भी मिल रहा होता है, यानी कंपनी ने कहा आप घर ले लेना, आपको किराया देंगे, ठीक है। कहीं पे आपको कन्वेंशन हाउस भी मिल रहा होता है। अच्छा, ये हाउस रेंट को कोला भी कहते हैं, COLA, सुना है आपने? कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, बोनस, कन्वेंस। अच्छा, कहीं कहीं पे आपको जो है वो ओवर टाइम भी मिल रहा होता है कि जितने घंटे आप एक्स्ट्रा काम करेंगे उतने घंटे आपको पैसे मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मिसाल दूं, अब मैं भी सुबह आता हूँ ना अक्सर, तो एक हमारे यहाँ स्टाफ है कामरान भाई, वो मेरे इलाके के करीब ही रहते हैं, तो मैं अक्सर उनको पिक करता हुआ ही आता हूँ। ऑलमोस्ट वो मेरे साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं। इलेक्ट्रीशियन है यहाँ पे, बहुत पुराने हैं, मतलब मैं तो स्टूडेंट शायद लाइफ से अपना यहाँ काफी सालों से उनको यहाँ मैं देख रहा हूँ, कामरान इलेक्ट्रीशियन। तो अभी भी मेरे साथ इत्तेफाक से आज भी मेरे साथ ही आए। तो मैंने रास्ते में उनसे पूछा कि रात को घर कब गए थे, तो ये मुझे पता है आजकल थोड़ा काम वाम चल रहा है यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि सर मैं 2 बजे रात घर पहुंचा हूँ, और अभी सुबह मेरे साथ आए 1 बजे यहाँ से रात को निकला हूँ। अब उनका ऑफिशियल टाइम क्या रात के 1 बजे तक है। कल सुबह भी मेरे साथ आए थे अल्हम्दुलिल्लाह वो। कल मैं कितने बजे आया था, मेरे ख्याल में 8:30 8:40 पे पहुंच गया था अल्हम्दुलिल्लाह। कल सुबह मेरे साथ ही आए थे वो, सुबह 8:30 बजे। रात को 1 बजे यहाँ से निकले, कहते मैं 2 बजे घर पहुंचा हूँ। अब उनका क्या टाइम, सुबह 8:30 9 बजे उनका ऑफिशियल टाइम है। तो 9 बजे से लेके क्या रात को 2 बजे तक का टाइम होता है ऑफिस का? नहीं, 9 to 6 होती है जॉब। अब 6 बजे के बाद अगर ये लोग एक्स्ट्रा काम करते हैं तो डेफिनेटली अब उनको क्या पे किया जाएगा? ओवर टाइम। तो ये ओवर टाइम का कॉन्सेप्ट भी होता है। तो ये डिफाइन होते रेट कि आपने इतने घंटे, बल्कि मैं तो उनसे 1-2 सवाल अभी रास्ते में और भी पूछे, और क्योंकि मैं तो मेरे जहन में नहीं था कि मैं पेरोल बढ़ाऊंगा जाके, इत्तेफाक से अभी ये मैं तो कह रहा हूँ ना, जाहिर सी बात है बंदा रास्ते में आ रहा है, किसी के साथ बातें करता हुआ आ रहा होता है। तो मैंने उनसे ये पूछा, अच्छा आप जब वहां से रात को निकले तो आप किस में आए? उन्होंने कहा सर जाहिर सी बात है 1 बज गया था और कोई कन्वेंस नहीं मिलती, मैं रिक्शे में आया हूँ। तो मैंने कहा फिर अगला सवाल मेरा, अब जाहिर सी बात है ये रिक्शे का किराया भी किसकी जिम्मेदारी है? डेफिनेटली याद रखें, अगर आप एक्स्ट्रा टाइम बैठ के काम कर रहे हैं ना, ना सिर्फ रिक्शे का किराया, फिर मैंने अगला सवाल भी किया, रात को खाना खाया था नहीं खाया था, वो खाने का बिल भी किसको देना पड़ेगा? हकीकत बता रहा हूँ, ये हम भी जब जॉब करते थे तो 12 मेरी तो कंपनी मेरे घर से बहुत ही 5 मिनट के रास्ते पे थी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हम लोग भी लेट सेटिंग करते थे। बहुत रेयर होती थी हमारे यहाँ, कोई वो नहीं था, बहुत रेयर होती थी, लेकिन हम करते थे तो हम अच्छे से खाना भी मंगवा देते अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो पैसे भी मैंने आपको बताया कि शायद पेटी के स्टार था, तो वो पैसे हम अपनी जगह थोड़ी देते थे, जाहिर सी बात है कंपनी देगी हमें, तो हम कंपनी के लिए एक्स्ट्रा बैठे ना, खाना कंपनी खिलाएगी। इवन अगर किसी के पास कन्वेंस नहीं है और आपको प्रॉब्लम हो रही है, अब उसको घर पहुंचाना भी, यहाँ से टैक्सी करवाना या उबर क्रीम करवाना, या अभी फिलहाल वो अपनी जेब से दे दे, नेक्स्ट डे वो कहाँ से उसको एडजस्ट करवाए? ये देखिए, ये असल में, हालांकि मैं आपको कह रहा हूँ मेरे जहन में नहीं था कि मैं भी आगे यही टॉपिक पढ़ाऊंगा, लेकिन ये 3-4 सवाल मैं रास्ते में उस एम्प्लॉय से करता हुआ आया हूँ। तो ये देखिए, ये सारी चीजें क्या है, बेसिकली पेरोल, you are liable to pay, this is your payroll, part of payroll, bonus, house rent, conveyance, मोबाइल अलाउंस, वेजेस एंड सैलरीज, ठीक है ना, ओवर रेट, पीस वर्क, अभी मैंने कहा था पीस वर्क, आवरली रेट, कुछ लोग आवरली रेट पे काम करते हैं, पीस वर्क,
कौन से वाले अलाउंसेस? देखिए ज्यादातर बेनिफिट वैसे परमानेंट एम्प्लॉयज को मिलते हैं, और जो ये डेली वेजेस पे या आवरली रेट पे काम करते हैं दे आर नॉट परमानेंट। आईसीएमए के अंदर देखिए मैंने भी कहा ना, हम लोग कोई भी फिक्स सैलरी पे नहीं है। इसका अल्टीमेटली मतलब ये है कि आईसीएमए परमानेंट फैकल्टी हायर नहीं करता, आईसीएमए की पॉलिसी नहीं है ये। मैं आपको आईसीएमए का भी कानून है बताया, मैं आपको ये बता दूं, आईसीएमए का भी फ्रेमवर्क है, रेगुलेशंस है आईसीएमए का जी, वहां से तो पास होता है, लेकिन आईसीएमए का अपना भी एक्ट है। और याद रखिएगा मैंने आपको शायद मिसाल दी थी सईद अहमद सिद्दीकी साहब की, मैं समझता हूँ उससे ज्यादा किसी ने नहीं पढ़ाया आईसीएमए में, कम से कम 45-46 ईयर पढ़ाया आईसीएमए के अंदर उन्होंने। उनकी एज ही 80s में थी माशाल्लाह, मतलब जब दुनिया से गए उस तक भी पढ़ाई रहते वो आईसीएमए के अंदर, मतलब सेशन चल रहा था उनका। मोस्ट सीनियर फैकल्टी ऑफ आईसीएमए, चैलेंज से कैसा तो उससे सीनियर नहीं हो सकती। तो याद रखिए वो भी विजिटिंग फैकल्टी, हम लोग कहते हैं विजिटिंग फैकल्टी। ना व्हाट इज विजिटिंग फैकल्टी? अपना आएंगे क्लास लेके चले जाएंगे, हम किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि सुबह आके तम साइन करें, या जो है वो हम सुबह 8 बजे आ रहे हैं और शाम को 5 बजे तक हिल नहीं सकते यहाँ से। वो होता है परमानेंट फैकल्टी। बहुत सारी यूनिवर्सिटी रखती है, परमानेंट भी रखती है, कुछ यूनिवर्सिटीज परमानेंट भी रखती है और विजिटिंग भी रखती है। अब ज़ैबिर स्टेट वहाँ परमानेंट भी है और वहाँ विजिटिंग भी है, ठीक है। इसी तरह मैं तबानीज जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तबानीज में भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह एज अ विजिटिंग फैकल्टी काम करता हूँ, लेकिन तबानीज में कुछ फैकल्टीज ऐसे भी है जो परमानेंट है। परमानेंट में एक मसला ही आता है कि आप फिर कहीं और मूव नहीं कर सकते। मुझे तो विजिटिंग बहुत बेस्ट लगती है क्योंकि विजिटिंग में फ्लेक्सिबिलिटी है, आपको अपने हिसाब से क्लासेस लेनी है, अपने हिसाब से जाना है, अपने हिसाब से शेड्यूल लेना है। अब जैसे यहाँ सेक्शन बन रहा होता है, जब आपका सेक्शन सी बन रहा था तो मैंने पहले से इनको कहा था भाई मुझे आप सेक्शन सी दीजिएगा। वो अक्सर मुझे छेड़ते भी थे कि सर वैसे भी जो है ना सेक्शन सी बनेगा, 12 मौसम हमारे यहाँ देर से आता है, वो कह रहे थे आप सी करेंगे यानी सर्दियाँ शुरू हो जाएगी और हम आपको सेक्शन सी देंगे। तो क्योंकि मैंने कहा था कि भाई मुझे वो सेक्शन दीजिएगा जो मतलब सेटिंग इस तरह हो कि लास्ट 3 डेज में हो। फर्स्ट 3 डेज में नॉर्मली मैं नॉर्थ में होता हूँ और मुझे पहला स्लॉट दीजिएगा, और फिर हर टीचर की ख्वाहिश होती है कि पहला स्लॉट मिले, तो फिर बाज़ दफ़ा सेक्शन नहीं मिल पाता। तो इसीलिए मैंने ये भी कहा था कि आप मुझे दूसरा जो सेक्शन दीजिएगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला वो इसके साथ कनेक्ट कीजिएगा, ताकि मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो ना। मैं इधर आऊँ तो 2 घंटे के लिए क्यों आऊँ, एक साथ आ रहा हूँ, ट्रैवलिंग कॉस्ट है तो 4 घंटे के लिए आ जाऊँ, 2 घंटे आपको पढ़ाता हूँ, 2 घंटे उनको पढ़ाता हूँ, 12:30 बजे यहाँ से। बहुत रेयर कभी मुझे लंच करना होता है तो मैं रुकता हूँ, क्योंकि मैंने देखा कंपैरेटिवली ऊपर खाना बेहतर मिल जाता है, कंपैरेटिवली खासतौर पे सालन वगैरह वो अच्छा बना लेता है, तो बजाय बाहर से कहीं खाने के। अक्सर मैं घर से भी ले आता हूँ बाहर, यहाँ से फिर मुझे तवानी जाना होता है, दोपहर का मैंने अलहमदुलिल्लाह टाइम तवानी को दिया हुआ होता है। तो देखिए विजिटिंग में क्या होता है, टीचर अपने हिसाब से क्लासेस को मैनेज कर लेता है, ठीक है ना। अब जैसे कल मुझे क्लास लेनी थी तवानी वालों की, मैंने परसों बच्चों को मैसेज किया भाई मैं आप लोग ये ऑनलाइन क्लास रखना चाहता हूँ, बस ये मेरी तजवीज़ है, आप लोग मुझे रिप्लाई कर दे, किसी को ऑब्जेक्शन तो नहीं है। 2-4 ने बस एक आध रिक्वेस्ट की, मैंने कहा ठीक है वो मैं मान लूंगा। मैंने टीए से मैं बोल लिया, मैंने बच्चों से बात कर लिया, आप क्लास लगा दें ऑनलाइन। कल मैंने रात को घर से अल्हम्दुलिल्लाह 8:30 से 10-10:15 बजे तक क्लास ली ऑनलाइन। तो देखिए इसमें क्या है कि विजिटिंग में थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी होता है कि आप अपने हिसाब से चीज़ों को फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि परमानेंट में क्या होता है, आपको सुबह 8-8:30 बजे आना है, ये शाम को 6 बजे तो आप कहीं नहीं जा सकते, चाहे क्लास हो चाहे क्लास, आपको यहाँ बैठना पड़ेगा। तो वो 12,000 बंदे का अपना वो होता है। तो इनफैक्ट आवरली रेट फीस तक, तो शजी आपने सवाल किया था, समझ में आ गया आपको। नॉर्मली ये बेनिफिट किसको दिए जाते, परमानेंट को। अब जैसे मैं यहाँ का परमानेंट नहीं हूं ना, तो यहाँ जो अदर बेनिफिट्स होते हैं ना वो मैं क्या किसी फैकल्टी को भी नहीं मिलेंगे। अदर बेनिफिट से क्या मुराद है, हो सकता है यहाँ पे ग्रेजुएटी भी हो सकता है यहाँ पीएफ, आपको पता है पीएफ और जीएफ, जीएफ मतलब ग्रेजुएटी फंड, राइट, और पीएफ मतलब प्रोविडेंट फंड, तो ये भी इंप्लॉय बेनिफिट है। व्हाट इज पीएफ, प्रोविडेंट फंड। व्हाट इज जीएफ, नॉट गुड फ्रेंड्स, दिस इज ग्रेजुएटी फंड, राइट। नाउ व्हाट इज पीएफ और जीएफ, ये जो प्रोविडेंट फंड है या ग्रेजुएटी फंड है, ये भी कंपनी एम्प्लॉय को देती है, लेकिन ये भी किन एम्प्लॉय को ज्यादा मिलते हैं, जो परमानेंट होते हैं। अब पीएफ तो देखिए ये होता है, पीएफ का मतलब होता है प्रोविडेंट फंड,
अब इसमें होता ये है कि फॉर एग्जांपल आप कहीं जॉब कर रहे हैं, सपोज करें आपकी सैलरी 1 लाख रुपए, ठीक है, और सपोज करें 1 लाख रुपए पे आपका पीएफ 5,000 रुपए, नॉर्मली इतना तो होता है, बल्कि इससे ज्यादा ही शायद होता है। बहरहाल आपका पीएफ कितना है सपोज, तो हर महीने आपकी सैलरी से 5,000 रुपए माइनस हो जाएंगे। अब वो 5,000 तो आपकी सैलरी से माइनस होंगे, आपका बॉस जो है ना 5,000 रुपए वो भी ऐड करेगा। अब ये कितने हो गए, अब ये एक जगह सेव होता जाएगा, यानी पीएफ डबल होके मिलता है। और ये इंटरेस्ट नहीं है, ये मैंने पूछा भी था उलमा किराम से कि ये इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, इसके ऊपर अगर आपने कोई, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ कंपनीज जैसे खुदा ना खास्ता किसी बंदे का, किसी एम्प्लॉय का पीएफ का अकाउंट खुलवा दिया किसी बैंक में, अब हर महीने उसकी सैलरी से कितना माइनस हो रहा है, और ये तो 5 मिसाल दे रहा हूँ, ज्यादा भी होता है कम भी होता है। और उसका जो बॉस है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एक होता है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एक होता है एम्प्लॉयर्स, उसका बॉस भी कितने डाल रहा है उसमें, यानी कंपनी डाल रही है उसके अकाउंट में, कितने हो गए, हर महीने 10,000 रुपए, साल में 1,20,000 रुपए। अब वो बैंक में अगर रखवा दिया सेविंग अकाउंट में भी, तो उस पर भी क्या मिल रहा होता है, ठीक है। अब अगर आपने उसको इंटरेस्ट अकाउंट में रखवा दिया तो अब वो और बढ़ जाएगा, वो 1,20,000 नहीं होगा, जो भी एक मिसाल देता हूँ, 1,30,000 हो गया, 1,40,000 हो गया, मतलब अब जो ऊपर का अमाउंट आ रहा है ना 1,20,000 से ऊपर, एक मिसाल 1,20,000 तो 1 साल का है, वो इंटरेस्ट है, वो कुल्लू हराम, अल्लाह सबको बचाए। बहरहाल लेकिन बात ये है कि ये जो पीएफ का कॉन्सेप्ट है ये सही है, मतलब ये तो पॉलिसी होती है ना, ये तो आपको अकॉर्डिंग टू देयर पेरोल पॉलिसी आपको डे 1 बता देते हैं। इवन जब आप जॉब पर इंटरव्यू पे जाते हैं, और अगर आप वाकई एक ऐसे एम्प्लॉय है कि आपके अंदर कुछ एनर्जेटिक नजर आ रहा है, मतलब साइंस देयर, वो आपको रखना चाहते हैं, तो आपको बहुत सारी लालच भी बताते पहले दिन, हम आपको इतना बोनस देंगे, हम आपको इतना कमीशन देंगे, हम आपको यहाँ पे पीएफ मिलेगा, आपको जीएफ मतलब ग्रेजुएटी फंड मिलेगा, प्रोविडेंट फंड मिलेगा, मतलब आपको जो है यहाँ पे कन्वेंस मिलेगा, आपकी जॉब यहाँ पहुंच गई, आपको गाड़ी मिलेगी, आपको हाउस रेंट मिलेगा, आपको जो है वो मोबाइल अलाउंस मिलेगा, पेट्रोल अलाउंस मिलेगा, आपको मेडिकल अलाउंस मिलेगा, बहुत सारी चीजें भी मैंने लिखी नहीं है। वैसे ही इस चीजें जनरली लोग मेडिकल अलाउंस भी दे रहे होते हैं, सुना है आपने, मोबाइल अलाउंस दे रहे होते हैं। इसके अलावा जो है वो अभी मेरे दिन में को रहा था, बहुत सारी चीजें हैं जो कंपनी आपको पे कर रही होती है, मेडिकल अलाउंस, हाउस रेंट, तो ये सारी चीजें आपको बताई जाती है ताकि आप थोड़ा सा मोटिवेट हो। बहरहाल अब बात ये है कि वो पीएफ का पैसा आपका डबल होता है, और फिर जब आप जॉब छोड़ देते हैं, अब जॉब छोड़ने के 2-3 तरीके, एक होता है आपको खुदा ना खास्ता निकाल दिया जाए, टर्मिनेशन, वो उस वक्त होता है जब या तो आप परफॉर्म नहीं कर रहे, या कंपनी के पास एक्सेस कोई वर्कर है वो कम करना चाह रही है, या खुदा ना खास्ता कोविड हुआ, बहुत सारे लोगों की जॉब बेचारों की खत्म हो गई, ट्रैवल एजेंसीज बंद हो गई, ट्रैवल एजेंसी में काम करने वाले लोग, ट्रैवलिंग बंद हो गई सारी, तो सम टाइम, अच्छा सम टाइम होता है आप खुद रिजाइन देके चले जाते, इसको कहते हैं रेजिग्नेशन। एक होता है रेजिग्नेशन, एक होता है टर्मिनेशन, और एक होता है रिटायरमेंट। तीनों में आप जॉब छोड़ रहे हैं, लेकिन तीनों में फर्क है। रेजिग्नेशन जब आप खुद से छोड़ते हैं, टर्मिनेशन जब आपको निकाला जाता है, रिटायरमेंट जब आपकी एज वो फिक्स होती है, नॉर्मली या 60 साल एज है। ऐसे में बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं, शाहब भाई हैं आपके सामने, शाहब भाई रिटायर हो चुके हैं, लेकिन अब रिटायरमेंट के बाद भी कंपनीज क्या करती है, जो अपने बहुत पुराने एम्प्लॉइज होते हैं उनको अपने पास जो है ना कॉन्ट्रैक्ट पे रख लेती है। अब वो नॉर्मल तरीके से नहीं होते, और शायद उनकी वो सैलरी भी नहीं होती, भी मैं आपको बता दूं, ये तो आप खाली शाह भाई की बात कर रहे हैं, मैं बहुत सारों को जानता हूँ। नीचे भी आती, सबसे पहले मेरी जिनसे सुबह मुलाकात हुई हमारे खालिद वारसी साहब, जो क्लास में कभी कभी अनाउंसमेंट करने भी आते हैं, खालिद भाई वो आते हैं, सैलरी वो आते होंगे, बच्चों आप लोगों ने फीस जमा नहीं कराई है, और जिसके फीस ड्यू, एक तो जमीर आता है लड़का, एक खालिद भाई है, तो वो भी ऑलमोस्ट नहीं मुझे पता है, वो भी बेचारे रिटायर हो चुके हैं। रिटायरमेंट के बाद तो सैलरी भी वो नहीं होती जो आपकी पहले थी, हाँ वो कम, वो फिर आपको वो सिर्फ वो कहते हैं ना कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कि चलो आप हमारे पुराने साथी हो, आपका थोड़ा किचन चलता रहे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको रख लेते हैं। तो देखिए वो डिपेंड करता है कि इस इदारे में पेंशन है या नहीं। नॉर्मली पेंशन ज्यादातर गवर्नमेंट इदारों में होती है, अब आईसीएमए का मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना, हम लोग तो खुद, हमारा तो सिर्फ ताल्लुक विजिटिंग फैकल्टी, आना पढ़ाना,
सैलरी लेना चले जाना। नहीं हमारे यहाँ तो इसमें देखो इस फील्ड में नहीं अलहमदुलिल्लाह, अब सही स्थिति के हिसाब से माशाल्लाह। दूसरी बात ये है, हाँ इसमें बल्कि ये होता है कि जितना सीनियरिटी लेवल बढ़ता है उतना रेट अलहमदुलिल्लाह अच्छा हो जाता है। तो बहरहाल बस ऐसी बात है, जो जितना सीनियर फैकल्टी होगा तो उसका एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको पेमेंट भी ज्यादा होनी चाहिए। तो बहरहाल दूसरी बात यह है कि हमारे पास अब जैसे मैंने कहा पीएसए वगैरह आते हैं, वहां भी अलहमदुलिल्लाह हम लोग आवरली रेट पे पढ़ा रहे होते, तो इसी तरह लेकिन वहाँ कुछ परमानेंट अगर फैकल्टीज हैं तो वो फिक्स सैलरी पे पढ़ा रहे होंगे। तो ये डिपेंड करता है आप किस तरीके से जॉब कर रहे हैं। दूसरी बात, अब ये जो प्रोविडेंट फंड है ये आपका ऐड होता रहता है, और जब आप जॉब छोड़ते हैं तो वो सारा पैसा आपको मिल जाता है। इनफैक्ट जब मैं जॉब करता था वहां मैं परमानेंट था और मैंने अलहमदुलिल्लाह खुद से रिजाइन दिया था, ठीक है ना। तो वहां मेरा पीएफ था, मेरी सैलरी से एक अमाउंट कटता था और उतना ही अमाउंट हमारा एम्प्लॉय भी उसमें एम्प्लॉयर ऐड करता था और वो डबल होता जाता था। जब मैंने जॉब छोड़ी तो वो सारा अमाउंट उन्होंने मुझे वन शॉट दे दिया। पास कंपनीज ये भी करती है क्योंकि वो आपका ही पैसा है। अब एक बंदा 10 साल से जॉब कर रहा, पता नहीं कितने पैसे उसके अकाउंट में आ गए, तो उसको अगर बीच में कोई घर पे जरूरत पड़ जाए, कोई इवेंट आ जाए, घर में कोई तकरीब आ जाए या उसको कहीं जाना पड़ जाए। मुझे याद है मेरे साथ एक बंदा होता था सलमान साहब, वहाँ ऑफिस में मेरे साथ ही अकाउंट्स में जहाँ मैं बैठता था मेरे बराबर में बैठते थे। तो मैं जब गया तो वो बहुत पुराने एम्प्लॉई थे वहाँ के, काफी साल से थे, मेरे ख्याल 6-8 साल या 10 साल से थे, मतलब 6-8-10 कुछ इतने सालों से थे। तो माशाल्लाह उनके पीएफ में अच्छे खासे पैसे हो गए थे। तो उन्होंने माशाल्लाह अपने पीएफ के पैसे निकाल के हज किया था, तो मतलब उनके पैसे जमा थे। तो मतलब बताना ही चाह रहा हूँ कि बास कंपनीज नॉट नेसेसरी कि आखिर में ही आपको देगी, लेकिन ये डिपेंड करता है कंपनी की अपनी। हाँ टर्मिनेशन पे भी देगी, देखो वो तो आपका पैसा है ना, वो तो अमानत है उनके पास। तो आपका पीएफ उन्होंने कमिटमेंट की थी आपसे कि आपको देंगे और आपके अकाउंट में जा रहा है, तो वो तो आप डिजर्व करते हैं, वो तो आपकी सैलरी, आपका पार्ट ऑफ योर जॉब, तो वो आपको बिल्कुल दिया जाता है। तो बहरहाल उस पर फिर ये होता है कि जो आपने पैसे बीच में उठा लिए वो आपके माइनस हो जाते। मैंने भी थोड़े पैसे बीच में उठाए थे एक दफा, वो मेरे उसमें से क्या हो गए, माइनस हो जाते। तो याद रखिए ये। और इसी तरह ग्रेजुएटी फंड, ये भी ग्रेजुएटी वगैरह जो है ना, ये ज्यादातर जब आप जॉब आखिर रिटायरमेंट वगैरह पे आपने सुना होगा ना, वो गोल्डन हैंड शेक, सोने का हाथ मिलाया जाता है या पता नहीं गोल्डन हैंड शेक किया जाता है, वो आपको एक लिफाफा या आपको एक ह्यूज अमाउंट दिया जाता है। तो वो बेसिकली असल में एम्प्लॉय बेनिफिट बहुत सारे होते हैं। और कुछ चीजें मैं कहता हूँ ना, अभी आपका लेवल तो बहुत बिगनर है ना, अभी तो अगर आप आगे जाएंगे, जब आप खास तौर पे स्ट्रेटेजिक लेवल पे जाएंगे, वहां पे एक स्टैंडर्ड आपको पढ़ाया जाएगा IS 19, जैसे हमने IS 2 पढ़ा है, IS 19 का नाम है एम्प्लॉइज बेनिफिट। वहां आपको बहुत कुछ बताया जाएगा, टर्मिनेशन बेनिफिट, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, मतलब जॉब छोड़ने के बाद वो जो पेंशन आती है, बहुत सारे लोगों की आती है, हमारा आप जानते हैं, ठीक है। इसी तरह ग्रेजुएटी दी जाती है, मतलब जॉब छोड़ते वक्त पैसे दिए जाते हैं, प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुएटी फंड। तो ये ज्यादातर ये जो बेनिफिट्स है, और उसमें कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ ऐसा भी ख्याल रखा जाता है कि जो मतलब हमारे लोअर लेवल स्टाफ होता है, जैसे जिसके जो है ना सैलरी कम होती है। अब जाहिर सी बात है, देखो हर ऑर्गेनाइजेशन में हर बंदे का लेवल सेम नहीं होता। याद रखें 3 लेवल होते हैं, आईसीएमए के अंदर भी तो 3 लेवल है, ऑपरेशनल, मैनेजर, स्ट्रेटेजिक। इसको आम जबान में हम कहते हैं लोअर लेवल, या आपका लोअर चल रहा है अभी, बीच वाला क्या है मिडिल लेवल, ऊपर वाला क्या है टॉप लेवल, जिसको हम कहते हैं ऑपरेशनल, मैनेजर और स्ट्रेटेजिक लेवल। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेशन लेवल भी है, लोअर लेवल स्टाफ भी है, हर ऑर्गेनाइजेशन में मिडिल लेवल भी है और टॉप लेवल भी है। पहली बात तो हम लोग तो स्टाफ है ही, हम लोग तो फैकल्टीज हैं। अब बेचारे शाह भाई हैं, इस टाइप के लोग हैं, हम देखते हैं यहाँ प्यून वगैरह हैं। अब शाह भाई की मेजर जो जॉब है वो क्या अटेंडेंट है। शाह भाई क्लासरूम बेचारे खोल रहे होते हैं, एसी वगैरह का मसला हो जाए, फैकल्टीज को चाय वगैरह देनी हो, फैकल्टीज को फाइल वगैरह देनी हो, ये सारी जिम्मेदारी कौन देख रहे होते हैं, शाह भाई। अब इसी तरह अगर हम नीचे चले जाए, हरीलाल साहब बैठे हुए होते, या नीचे अभी मैंने कहा खालिद साहब बैठे हुए होते, नीचे जो है वो आपके पास भी बैठा हुआ होता है, और मिसवा होती है, मिसकौसर होती है। अब ये एक तरीके से मिडिल लेवल है। ऐसी बात है,
जो प्यून या अटेंडेंट की सैलरी है उनसे सैलरी अच्छी उनकी होगी। और फिर जो टॉप लेवल है हमारे ईडी साहब है, डायरेक्टर साहब है, मैनेजर फाइनेंस है, अब जाहिर सी बात है ये लोग कौन है फिर स्ट्रेटेजिक लेवल है। तो अब जो छोटे लेवल का स्टाफ होता है ना उनके भी कुछ बेनिफिट होते हैं। आपको पता है ये सैसी जो है SESSI देखा है यहाँ पे, ये सैसी क्या है? ये भी तो आपको पता है यहाँ पे लोगों के लिए पैसे जमा करवाए जाते। इवन मैं जहाँ जॉब करता था तो एक होता है EOBI, सुना है? EOBI, व्हाट इज EOBI? एम्प्लॉइज ओल्ड EOBI, एम्प्लॉइज ओल्ड एज बेनिफिट्स इंस्टीट्यूशंस। इसी तरह ये सैसी है, SE जो भी एम्प्लॉइज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट। तो ये सैसी हो गया, EOBI हो गया। हमारा ये ज्यादातर होता है उन लोगों के लिए जिनकी सैलरी कम है। ये नॉर्मली हम लोग आप लोग के लिए मतलब जो मिडिल लेवल या हाई लेवल की जॉब्स होती है उनके लिए। अब जैसे मैं जिस कंपनी में था मेरा PF तो कटता था, लेकिन जो बेचारे छोटे मोटे, क्योंकि PF के लिए भी कुछ कंडीशन होती थी, जो बेचारे छोटे मोटे या जिनकी सैलरी कम होती थी उनका PF शायद नहीं हो, तो फिर उनके लिए कौन से अकाउंट थे? EOBI और सैसी। हर महीने हम तो अकाउंट में होते थे ना, इवन मैं अक्सर ज्यादातर मैं ही सैलरी वगैरह बनाता था। तो हर महीने के आखिर में ये दिन होते थे 27, 28, 29 आज की तारीख के, मैं कंपनी में क्या बनाया करता था? सैलरीज। चेकबुक सारी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास होती थी ऑलमोस्ट। तो जब मैं सैलरीज बनाता था हर महीने 2 चेक लाजमी, तो PF का भी बनता था चेक। अब PF का हर एम्प्लॉय का अलग नहीं बनता था, हम PF का एक ही चेक बनाते थे, सारे एम्प्लॉय का अमाउंट जमा करवा दिया करते थे, डबल हो गया। और हर महीने लाजमी 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 सैसी का चेक भी बनता था, EOBI का भी बनता था। लेकिन उसमें हमारा पैसा, वो जो लोअर लेवल के स्टाफ है बेचारे उनके लिए भी तो कुछ आपने, उनको भी तो आपने कुछ कंपनसेट करना है, कुछ डिफेंस देना है, कुछ उनको भी बेनिफिट्स देने। तो याद रखें। और ये जो ज्यादातर बेनिफिट्स, मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलते हैं कौन से एम्प्लॉइज को? जो परमानेंट, और जो कॉन्ट्रैक्ट पे होते, जो हमारी तरह विजिटिंग होते, उनके अदर बेनिफिट। इवन ये भी मैं आपको बता दूं, हम लोग स्टाफ में नहीं होते, वी आर नॉट स्टाफ, हम तो फैकल्टीज है ना, पहली बात है। हाँ, जो परमानेंट फैकल्टी होगा उसको कह सकते हैं ये हमारी जो है ना उसका पार्ट है, ठीक है। तो बहरहाल ये जो मैंने आपको बातें बताई, सैलरीज, वेजेस, बोनस, कमीशन, एक और वर्ड देखें अभी, ऐसे कई वर्ड्स हैं जो मैं शायद अभी लिख भी नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैं जनरली आपको बताते जा रहा हूँ कि अभी बोलते बोलते एकदम एक वर्ड आ गया, बोनस, हाउस रेंट, कमीशन, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, कोला, ओवर टाइम, पीस रेट या पीस वर्क या ग्रेजुएटी फंड, प्रोविडेंट फंड, मेडिकल अलाउंस, दीज ऑल आर एम्प्लॉय बेनिफिट्स। जब आप किसी कंपनी में जॉब के लिए जाते हैं ना, इनफैक्ट जब आपको, अभी तो आप लोगों का बहुत लोअर लेवल है, लेकिन जब इंशाल्लाह थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, अल्टीमेटली आप जॉब के लिए जाएंगे, वहां पे आपसे बहुत सारे सवाल भी होते हैं। इनफैक्ट आपसे ये भी पूछा जाता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, आप कितनी सैलरी डिमांड कर रहे हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन तो डायरेक्ट खुद ही बता देती है कि हमारी इस लेवल पे इतनी सैलरी होती है, इस लेवल पे इतनी होती है, उनके कट ऑफ बने हुए होते हैं। आपकी क्वालिफिकेशन इतनी आगे बढ़ेगी, आपकी सैलरी, आपकी ग्रोथ, आपकी प्रमोशन, आपके इंक्रीमेंट इस तरीके से लगते रहेंगे। इसी तरह बहुत सारी कंपनीज जो है वो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू बहुत सारी चीजें आपको बताती है। जैसे मैं जब गया था इंटरव्यू देने, एक ही जॉब की मैंने जिंदगी में, एक ही कंपनी में 3.5 साल, और वो भी बस ऐसे ही मुझे किसी ने कहा कि वहाँ जॉब है आप चले जाओ। मैं स्टूडेंट था IC में का, इवन मैं IC में ही मौजूद था, यहाँ बैठा हुआ था। उस वक्त कैंटीन नीचे होती थी हमारे वक्तों में। अब तो देखें विद द प्रेजेंट टाइम चीजें बहुत चेंज हो जाती है। ये नीचे आप लोग तो शायद आपको सही याद कीजिएगा, ये आपका रास्ता बंद हो गया है। जब लोग इस तरह आते स्टेट से नीचे सीधे आप पे अंदर रास्ता जा रहा है, वो रास्ता तो अब रूम बन गए, डिपार्टमेंट बन गए, वो पूरा एक बहुत बड़ा हॉल था, बहुत बड़ा हॉल था। मतलब इस क्लासरूम को कम से कम 4 टाइम्स कर लो, इससे भी ज्यादा कर लो शायद। वो पूरी इतनी बड़ी कैंटीन होती थी नीचे। ये छत तो थी भी नहीं, तो छत तो बाद में बनी थी, मैं आपको बता दूं। छत खाली ऐसे ही थी, छत पे जो कैफेटेरिया बना हुआ है, हम तो अपने वक्तों में कभी ऊपर भी नहीं गए होंगे। कितने बता रहा हूँ, ये तो अभी 2000 कुछ पता नहीं 12, 13, 14 या कब जो है वो ऊपर इनॉग्रेशन हुई है, इन्होंने कैंटीन बनाई। तो हमारे लेवल पे तो खाली बस ये सेकंड फ्लोर आखिरी होता था, ऊपर की सीढ़ियाँ जो है यहाँ पे मम्मू था, समझ मतलब मम्मू से बुला देते, रेड सूट था, हमें तो पता ही नहीं कि ऊपर भी शायद छत है कुछ।
वो बंद ही होता था। तो कहने का मकसद है, मैं वो कैंटीन में बैठा हुआ था, मुझे याद है मेरा एक दोस्त था, वो एक कंपनी में ऑडिटर था। अच्छा, ऑडिटर क्या होते हैं कि वो बहुत सारी कंपनीज की क्या करते हैं, जाके ऑडिट, उनके पास क्लाइंट होते हैं, तो उन्हीं का वो क्लाइंट था जहाँ मैंने जॉब की। मेरा दोस्त क्लाइंट पे था या जो भी था, वहां पता लगा कि यहाँ जॉब है। जब मैंने उसको वैसे ही कहा था कि यार कोई जॉब हो ना, तुम तो जाते रहते हो क्लाइंट्स पे, तो मुझे बताना। तो मेरे दोस्त के बॉस ने कहा था मेरे दोस्त को, यार हमारे इस क्लाइंट के पास जो है ना, क्योंकि क्लाइंट ऑडिटर को भी बोलते हैं अक्सर, क्लाइंट को पता ही ऑडिटर जो है ना, ऑडिटर के पास क्या होते हैं, बच्चे तो होते हैं, मतलब स्टूडेंट्स। ऑडिट कंपनीज के पास जो बच्चे ऑडिट कर रहे होते हैं वो स्टूडेंट्स ही होते हैं। तो उस कंपनी ने कहा था ऑडिट फर्म वाले के मैनेजर को कि भाई कोई स्टूडेंट या कोई हो ना जॉब के लिए तो बताइएगा, हमारे यहाँ अकाउंट्स में जॉब आएगी। तो बॉस ने मेरे दोस्त को, ऐसे ही बॉस होता है हर किसी को बोल देता है। अब जैसे उस दिन इनके मैंने मुझे कॉल की और वो भाई नहीं है आज, अच्छा, तो मेरा दोस्त जो है नहीं भाई, उन्होंने मुझे कॉल की। पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह उसके पास मैंने 2-3 बच्चे भेजे, और जो बच्चा भेजा था वही अब माशाल्लाह आगे तरक्की हो गई होगी, अच्छी जगह स्विच कर रहा होगा माशाल्लाह। यहाँ भी उसने अच्छा काम किया, बहुत सेट रहा, 2-3 साल काम किया। तो रेफर कर देते हैं, बोलते हैं यार कोई बच्चा हो तो भेजो। इवन अभी 3-4 दिन पहले भी एक दोस्त की, बल्कि 3-4 दिन ही, पूरा एक हफ्ता हो गया, लास्ट सैटरडे एक और मेरा दोस्त है शेराज, हम लोग साथ पढ़ते थे, वो भी क्वालिफाइड है, उसने मुझे भेजा था कि यार एक बंदा चाहिए और इतनी सैलरी है। और मैंने उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह सीवी फॉरवर्ड की एक स्टूडेंट की, मुझे लगता है शायद उसको भी कॉल आ गई, क्योंकि बहुत दिन से लड़का मुझे कॉल कर रहा है, मैं रिसीव नहीं कर पा रहा। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि रेफरेंस से भी ऐसी बात चल जाती है। तो मेरे दोस्त ने जो है ना, वो मेरे दोस्त को बोला ऑडिट मैनेजर ने कि भाई वहाँ जॉब आएगी, कोई बंदा हो तो बताना। उसने बोला हाँ सर मेरा दोस्त है, ऐसे ऐसे ICA में कर रहा है, और उसकी सैलरी वो उसको वो दिखा दी, क्या कहते CV। उन्होंने कहा ठीक है भाई, ये फलानी कंपनी है, कल आप वहाँ चले जाओ खुद से, मुझे कॉल नहीं आई थी कंपनी से डायरेक्ट, बस आप चले जाना, मेरा नाम ले देना, मेरा नाम ये। अच्छा, उन्होंने मुझे बोला जूसर आपका इंटरव्यू लेंगे, जूसर। अब मैंने नाम सुना ना, मैंने बोला यार ये जूसर तो कोई इंग्लिश नाम लग रहा है, और ये इंटरव्यू बड़ा अच्छा, जूसर हुसैन नाम था उनका, ये बोरी कम्युनिटी में नाम होता है जूसर हुसैन है। हाँ, तो अब मुझे नहीं पता था कि मतलब ठीक है वो नाम होता है। अच्छा, उन्होंने ये नहीं कहा था जूसर हुसैन, अगर बोलते ना जूसर हुसैन तो मैं समझ जाता कि हाँ चलो। अब उन्होंने कहा भाई वो जूसर साहब के पास चले जाना, वो आपका इंटरव्यू लेंगे, उनको मेरा नाम दे देना, वो खावर नाम था उनका। बोलना जो आपके ऑडिट फर्म के मैनेजर है, जो आपका ऑडिट करते हैं, खावर साहब ने भेजा है। क्योंकि खावर साहब को जूसर साहब नहीं कहा था, कोई बच्चा भेज देना। नेक्स्ट डे फ्राइडे था, मैंने कहा, उन्होंने कहा टाइम की कोई कैद नहीं है, तुम्हें कंपनी थोड़ी बुला रही है, तुम खुद जा रहे हो, किसी भी वक्त चले जाना। नेक्स्ट डे फ्राइडे था, जुम्मे की नमाज पढ़ी मैंने, नमाज पढ़ के मैं घर गया, पैंट शर्ट पहने, टाई शाई लगाई, मैं वो गया मैं इंटरव्यू देने। वहाँ रिसेप्शन पे गया, जो बैठी हुई रिसेप्शन, मैंने कहा मुझे जूसर साहब से मिलना है। मैंने कहा ठीक है आप बैठिए, वेटिंग रूम में बैठा दिया। थोड़ी देर के बाद एक बंदा आया, कहने का वो आप इंटरव्यू के लिए जूसर साहब, मैंने कहा हाँ। वो मुझे अंदर लेके गया, जब वो अंदर लेके गया ना, जूसर साहब उनकी एक ट्रेडिशनल टोपी, एक कैप वो पहने। अब मैंने बोला यार अब तो मसला ही नहीं है ये तो, क्योंकि बोरी लोग थोड़े से जो है ना वो होते, मतलब ठंडे होते ना, केम चो मजा मचो। मैंने बोला भाई अब तो लगता है जो है ना आराम से। पहले मैं सोचा पता नहीं कोई इंग्लिश, फुल इंग्लिश में इंटरव्यू होगा, और 6 to 6 कारण जब मैं गया तो वो अपने भाई हालांकि वो किट में थे, वो लोग काफी मतलब पढ़े लिखे होते, और ज्यादातर इनके बिजनेस होते हैं भाई, अपने बिजनेस माइंड जिस तरह मेमनों का होता है ना, इनका भी बहुत ज्यादा होता है। उनका माशाल्लाह अपना बिजनेस भी था, मेरे बॉस ही थे फिर बाद में, वो वहाँ पे भाई CFO थे, और माशाल्लाह अपना बिजनेस भी साइड में कर रहे थे। जाहिर सी बात है वो बिजनेस माइंड होता है उनका। तो किटशिट में बैठे थे, मैं गया, उन्होंने इंटरव्यू लिया। अच्छा, वो बड़ी उन्होंने रिस्पेक्ट की माशाल्लाह मेरी, सिर्फ किस वजह से, हकीकत बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ ICMAP, क्योंकि वो ICMAP को जानते थे। लोग आपको करते ना डिमोटिवेट करते हैं कि लोग ये सब गलत है। जिसको पता है ना कि व्हाट इज ICAP, व्हाट इज ICMAP, वो आपको रिस्पेक्ट देगा। मैं हकीकत बता रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूँ, उन्होंने मुझे सिर्फ और सिर्फ जो रिस्पेक्ट दी ना, बिकॉज ऑफ ICMAP। और यकीन करेंगे, सिर्फ पहला मुख्तसर इंटरव्यू हुआ, उन्होंने कहा सर आप ऑलमोस्ट डन ही समझे,
फ्राइडे मेरा इंटरव्यू हुआ, नेक्स्ट डे सैटरडे भी मैं आईसीयू में था सुबह, मुझे कॉल आ गया, बोला आप मंडे से आ जाना, आपका हो गया। और मुझे बाद में जब मैंने ज्वाइन किया ना, तो वो बाकी स्टाफ ने मुझे बाद में बताया कि जब आप इंटरव्यू देके गए थे ना, तो बहुत बड़े खुश थे, बोले तो यार आईसीयू में का अच्छा, आईसीयू में का स्टूडेंट, मतलब। और इवन जब वो मेरी मुलाकात किसी से करवाते थे, होता है नए एम्प्लॉय रखते हैं आप, फिर कोई आता है आपका, कोई बिग बॉस आता है, या सर ये आईसीयू में का, मतलब वो आईसीयू में कोई बड़ी पॉजिटिव निगाह से देखते थे। तो याद रखिए, अल्हम्दुलिल्लाह इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ पे करेगा, लेकिन आप भी तो इसको टाइम दें, आप इसको पे करें, आप वक्त दें, आप मेहनत करें। तो बहरहाल अब मैं जब वहां गया तो उन्होंने मुझे बहुत सारे मोटिवेशन फैक्टर भी दिए। हमारे यहाँ साल में 4 बोनस मिलते हैं, हर 3 महीने बाद हम बोनस देते हैं। वहां पे होता था हर 3 महीने बाद एक हमारा था पीबीए, परफॉर्मेंस बेस्ड अलाउंस, परफॉर्मेंस बोनस अलाउंस, ऐसा कुछ था, पीबीए बोलते थे, हर 3 महीने बाद पीबीए। फिर ईद बकरीद का अलहमदुलिल्लाह अलग मिलता था। बहुत सारी कंपनीज है, अब जैसे वो है पाक सुजुकी है, वहां साल में 6 या 4 बोनस है पाक सुजुकी में। बहुत सारे हमारे आईसीए में के लोग काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आईसीए में बड़ी से बड़ी कंपनी में बहुत आप लोगों को नहीं नजर आएगा भाई, क्योंकि आप लोग जानते ही लोगों को। आप लोगों को पता है कितने मेंबर्स हैं? मेंबर डायरेक्टरी देखिए, अभी नहीं पता ना आप लोगों को। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे सारे क्लास फेलो जिस तरह आप लोग बैठे हुए, हम लोग इवन गर्ल्स बॉयज जो हम लोग बैठते थे पढ़ते थे, ऑलमोस्ट सब अल्हम्दुलिल्लाह सब क्वालिफाइड है, और अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छी अच्छी जगहों पे अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। तो देखिए, वर्क इंसान खुद बनाता है, डिपेंड करता है कि इंसान कितनी मेहनत कर रहा है। तो बहरहाल उन्होंने कहा आपको ये बेनिफिट मिलेगा, वो बेनिफिट मिलेगा, 3 महीने बाद आप परमानेंट हो जाएंगे, फिर आपको प्रोविडेंट फंड भी मिलेगा, आपको ये मेडिकल अलाउंस इंश्योरेंस मिलेगा, मतलब वो बहुत सारे बेनिफिट्स गिनवाना शुरू कर दें। तो हकीकत में देते भी बहुत सारे लोग देते हैं, आपको पता है, बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीके से आपको कंपनसेट कर रहे होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू देयर पेरोल, हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, अकॉर्डिंग टू देयर पेरोल पॉलिसी दे विल पे यू। वो आपको सारी बातें बताएंगे, आपको ये बेनिफिट्स हैं, हमारा पेरोल ये है, वो पेरोल पॉलिसी के मुताबिक आप एक्स्ट्रा काम करोगे इतने पैसे मिलेंगे, फलाना ये है, ये सारी चीजें हैं। तो याद रखें, दीज आर दी बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब मैं जो अगले पॉइंट पे बात करने जा रहा हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इत्तेफाक से ये बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी करी थी। और ओके स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट वी हैव डिस्कस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स। जनरल टॉपिक है, मतलब ये टॉपिक मैं बहुत ज्यादा डिस्कशन के साथ पढ़ाता हूँ, और आपने आज शायद नोट भी किया होगा कि मैंने जनरल डिस्कशन बहुत ज्यादा किया है। उसकी वजह यही है कि ये टॉपिक बिल्कुल कॉमन है, जर्नल है। माशाल्लाह आप इस एज में होते, इस वक्त आपका मैच्योरिटी लेवल आ चुका होता है। अब मैं कोई दूसरी तीसरी क्लास के बच्चे को बोलूँ या कि भाई ये ऐसे जॉब करते हैं, ये पैसे मिलते हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट, उसको क्या पता क्या होता है। लेकिन आप लोग माशाल्लाह इंटर के बाद बंदा जब ग्रेजुएशन लेवल पे आता है तो वो आपका बैचलर लेवल होता है, एक तरीके से वो आपका एक मैच्योरिटी लेवल आ जाता है, तो आप चीज़ों को समझते हैं। वरना आपने नोट किया कि हम जब किसी टॉपिक में होते तो हम, जैसे डेप्रिसिएशन था, तो वहाँ हम टॉपिक पे ही रहते थे, वो सवाल ये डेप्रिसिएशन, टी अकाउंट, एंट्रीज। जब हम बैंक रिकंसिलिएशन पढ़ते थे, वो ये चेक डिपॉजिट हो गया, बैंक में क्लियर नहीं हुआ, ये चेक इशू हो गया, तो ये जर्नल टॉपिक है। जर्नल डिस्कशन मैंने बहुत किया है, बहुत एग्जाम्पल्स दिए, अपनी एग्जाम्पल दी, यहाँ के स्टाफ की कितने लोगों के नाम मैंने आपको आज बताए, उनकी मैंने जर्नल डिस्क्रिप्शन आपसे मैंने की। अब मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अब एक बात मुझे याद आ रही है, मैंने आज शुरू में 5 मिनट शायद सेल्फ टेक्स्ट को रिकॉल किया, वो मैंने खास तौर पे 2-3 बातें बोली, ग्रॉस और नेट। यहाँ पर भी वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में लिखा हुआ है। अब ये देखिए, मैं कुछ चीजें लिख रहा हूँ और ये समझने की कोशिश करें। एक बंदा है, सपोज उसका नाम है मिस्टर असलम। असलम भाई किसी कंपनी के एम्प्लॉई है। असलम भाई की जो ग्रॉस सैलरी है ना, सपोज करें ग्रॉस सैलरी इनकी है 1 लाख रुपए। अच्छा, जो ग्रॉस सैलरी होती है ना, ये आपको मिलती नहीं है, ध्यान में रखिएगा। आपको इंटरव्यू में अगर कहा जा रहा है ये आपका ऑफर लेटर है, उस पर 1 लाख रुपए की सैलरी लिखी है, वो 1 लाख आपको मिलेंगे ही नहीं, टैक्स भी कटेगा और भी चीजें हैं। तो दिस इज नॉट योर नेट सैलरी।
अब इसमें से होती है डिडक्शन। क्या होती है? डिडक्शन। ग्रॉस माइनस डिडक्शन इज इक्वल टू नेट। और नेट सैलरी जो होती है ना उसको बोलते हैं टेक होम सैलरी। क्या होती है? जो सैलरी आप कहाँ लेके जाएंगे? हाँ, टेक होम सैलरी, टेकिंग होम सैलरी। दिस इज नॉट ग्रॉस, दिस इज नेट। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मिसाल देता हूँ, असलम भाई का डिडक्शन में क्या क्या चीजें हैं। नंबर 1, असलम भाई एक अच्छे एम्प्लॉई है, पुराने एम्प्लॉई है, परमानेंट है, तो इनका कौन सा फंड माइनस होता है? सपोज इनकी सैलरी के हिसाब से मिसाल दे रहा हूँ, इनका पीएफ कितना बन गया? अब वो ये माइनस हो रहा है, इस पर टेंशन नहीं है, बल्कि ये तो अच्छी बात है, ये आपकी डबल कमेटी डलेगी, आखिर में मिल जाएगी, अभी माइनस हो रहे। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को आपने क्या देना है? टैक्स। टैक्स भी हर बंदे का नहीं होता, ये भी आपको पता है, हमारे स्लैब रेट है। अब फॉर एग्जाम्पल एक बंदे की सैलरी 30,000 रुपए महाना, तो सालाना कितने हो गए? 3,60,000 रुपए। 30,000 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12, 3 लाख, उस पर टैक्स नहीं है। हमारे यहाँ टैक्स का स्लैब रेट स्टार्ट होता है एनुअल सैलरी, ये हर साल बजट में चेंज होता है, एटलीस्ट 4-4.5 लाख रुपए से पहला स्लैब है, 4 से ऊपर है पहला स्लैब। और याद रखिए हमारे यहाँ वही वाली लॉजिक है, प्रोग्रेसिव। व्हाट इज प्रोग्रेसिव? मतलब वेरी गुड, जब कम सैलरी होगी तो कम टैक्स जाएगा, जब ज्यादा सैलरी होगी तो ज्यादा टैक्स जाएगा। जितनी ज्यादा वो रेट चेंज होता है। रेट बता देते, एक मिसाल दे रहा हूँ, 4 लाख से 5 लाख ये रेट है, 5 लाख से 7 लाख ये रेट है, 7 लाख से 10 लाख ये रेट है। जितना ऊपर सैलरी होगी उतना ज्यादा, जाहिर सी बात है, जितना ज्यादा कमाओगे तो आपकी सोशली एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उतना ज्यादा कंट्रीब्यूट भी करें। सपोज करें इनका टैक्स जो है ना वो बन रहा है कोई 3,000 रुपए, कितना बन रहा है? अच्छा, ये टैक्स वापस नहीं आएगा, और ये टैक्स कंपनी अपने पास भी नहीं रखेगी, किसको जमा करवा देगी? आईसी में मेरा टैक्स काटता है, अपने पास नहीं रखता, कहाँ जमा करवाता है? साल के आखिर में लेता हूँ मैं इनसे, जब मुझे रिटर्न फाइल करना होता है, एक साथ सारे चालान ले लेता हूँ और वो चालान के थ्रू मैं अपना रिटर्न फाइल कर देता हूँ। अच्छा, अब इसके अलावा भी डिडक्शन हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल असलम भाई ने कंपनी से लोन भी लिया हुआ है, बहुत सारे लोग लेते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, हर महीने एक अमाउंट उसमें से क्या करवा देते, माइनस। असलम भाई ने बोला कि भाई आप मेरे लोन में से जो है ना हर महीने 4,000 रुपए काट लिया करो, लोन डिडक्शन। कितनी लोन की डिडक्शन है? 4,000 रुपए। अच्छा, अब आ जाए हमारे पास असलम भाई ने, और भी बहुत सारी डिडक्शन हो सकती है। देखो, लोन डिडक्शन भी आपका नुकसान नहीं है, ये पैसा पहले ही आप ले चुके। प्रोविडेंट फंड तो आपका जमा हो रहा है, बल्कि डबल हो रहा है। टैक्स भाई ये तो आपकी एक बीइंग सिटीजन, आप प्यारे पाकिस्तान की बाउंड्री में पैसा कमा रहे हैं, तो आप उस वतन अजीज के लिए कंट्रीब्यूट भी करें, टैक्स। अब एक और भी मेरे जहन में बात आ रही है, ये मैंने पढ़ी भी थी एक किताब में, और होती है बहुत सारी जगहों पे। आपको पता है बहुत सारी कंपनीज में डोनेशन बॉक्स रखे हुए होते हैं, तो कुछ एम्प्लॉय कहते हैं कि भाई ठीक है, हमारी सैलरी से हर महीने इतना अमाउंट इस डोनेशन बॉक्स में आप डाल दिया करें। तो इसका मतलब है अब वो तो नहीं की है आपकी, वो तो आपको आखिर में इंशाल्लाह जब मिलेगी तो आप बोलेंगे कि यार सारे पैसे वहां डाल देते शायद। ऐसी बात है, उसका सवाब तो फिर अल्लाह तबारक व तआला आपको बेहिसाब देगा। तो अब अगर आपकी कोई डोनेशन में कंट्रीब्यूशन है, बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं डोनेशन में कंट्रीब्यूट। सपोज करें कि आपके पास 3,000 रुपए डोनेशन की कंट्रीब्यूशन भी है, ठीक है, इनका दिल बड़ा है असलम भाई का, ठीक है। अच्छा भाई, ये हो गए 5 और 3 8, 8 और 4 12 ने 3 15,000 रुपए आपके डिडक्ट होंगे हर महीने। तो आपकी जेब में कितना पैसा आएगा? जेब से मुराद नॉर्मली या तो आपको चेक मिलता है या फिर बैंक अकाउंट में चला जाता है। कितना पैसा बैंक अकाउंट में गया? व्हाट इज 85,000? क्या दिस इज नेट पे? नेट सैलरी भी कहते हैं, नेट पे भी कहते हैं। ये जो ग्रॉस सैलरी लिख रहा हूं ना, या नेट सैलरी, बेसिकली दिस इज ग्रॉस पे और नेट पे। जीपी और एनपी, एनपी इज नॉट नया पाकिस्तान, एनपी मतलब नेट पे। व्हाट इज जीपी? ग्रॉस पे, राइट, नॉट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ग्रॉस पे। जीपी मतलब ग्रॉस पे, एनपी मतलब यस। तो ये हमने असलम भाई की
नेट पे यहाँ पे मैं इसको बॉक्स में पैक कर दूं असलम भाई को। ये असलम भाई की सैलरी स्लिप है। अच्छा ये सैलरी स्लिप भी एम्प्लॉय को दी जाती है, भी मैं आपको बता दूं। जी बिल्कुल, महीने के आखिर में आपको पता तो चले भाई। और इवन बहुत सारे लोग, अगर आपको मिसाल दूं यहाँ पे, अगर आप आईसीआई के, और शायद आपने से किया भी हो बारन, कुछ लोग डिस्काउंट के लिए अप्लाई करते हैं, तो फिर वो आपको शायद ये बात आपको पता होगी, बोलते हैं आपका इंटरव्यू होगा। एक इनफॉर्मल सा, इतना फॉर्मल नहीं होता कि आप यू शिट करके आए और यू, वो वाला इंटरव्यू नहीं होता। एक इंटरव्यू कॉल आपको आती है, जिसने अगर अप्लाई किया किसके लिए, अब यदि आपको लाल साहब बोलते हैं 25% डिस्काउंट देंगे, 30%, 40%, तो फिर सेशन के दौरान आपको एक कॉल आती है, कल आपका इंटरव्यू। आप आपसे पता नहीं कौन सा इंटरव्यू है, वो इंटरव्यू कुछ नहीं होता, 2-4 बंदे बैठे हुए होते, वो आपको जो है ना जनरल क्वेश्चन करते हैं कि आप डिजर्व भी करते हैं डिस्काउंट के लिए, डिजर्व, और वो उसमें से एक आपको वो कहते हैं कल आप जब आए तो अपने कुछ घर की चीजें लेकर आइएगा, बिजली का बिल लेकर आइएगा, ताकि अंदाजा तो जिस घर में रहते हैं बिल कितना आता है। इसके अलावा वो आपको बोलते हैं अपने फादर की सैलरी स्लिप लेके आइएगा, उनको सैलरी कितनी मिलती है, ताकि उसके हिसाब से हम आपको डिस्काउंट देना। तो बात यह है कि ये सैलरी स्लिप आपको दी जाती है, जिसमें नजर आता है इसी तरह होती है, 1 लाख रिडक्शन, यू दिस इक्वल टू दिस, this minus is equal to this. What is this? Net pay. And what is this? This I mean to say this. What is this? And what is this? And what is this? So this minus this equal to this. What is this? Yeah, this is net pay, right? तो भाई ये हमारे पास जो है ना net pay है, एक ग्रॉस है, एक डिडक्शन है और एक net pay है। Is that clear? Any question? बिलाल भाई आपको कोई सवाल? Got it? तो ये एक बहुत ही जर्नल टॉपिक है, ये वो टॉपिक होता है जो आपने फेस भी करना है, कुछ तो फेस भी कर रहे हैं, कुछ हमारे भाई जॉब कर रहे हैं ना इस क्लास में, अरीब भी कर रहे हैं, और हमारे मेमन भाई हैं, ये लोग भी पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं माशाल्लाह, तो अच्छी बात है। तो वहां पे ये चीजें आप देखते होंगे, सैलरी दी जा रही है, डिफरेंट तरीके से डिफरेंट अलाउंसेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो मैंने आपको कहा, मेडिकल, इंश्योरेंस, हाउस रेंट, मोबाइल अलाउंस, पेट्रोल अलाउंस, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने यहाँ पे पीएफ, जीएफ, ये सारी चीजें जो हैं, दीज आर एम्प्लॉय बेनिफिट्स, जो कि कंपनी अपने एम्प्लॉय को पे करती है। दैट्स व्हाई पे रोल, मतलब आप जिस कंपनी में जॉब करेंगे, यू कैन से दैट कि आप उस कंपनी के पे रोल का हिस्सा है, आप उस कंपनी के पे रोल का हिस्सा है। अच्छा, कुछ मैंने एमसीक्यूज आपसे शेयर करने, कुछ सिलेक्टेड एमसीक्यूज मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं यहाँ पे। दिस एमसीक्यूज ब्रॉट टू यू बाय अकाउंटिंग फॉर पेरोल, राइट? अच्छा भाई, मतलब जस्ट आपको थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि एग्जामिनर आपसे इस तरीके से चीजें एग्जामिन कर सकता है। अब नजर आ रहा है? ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ठीक है भाई। एमसीक्यू नंबर 1, अली पिक्स फ्रूट। अली क्या तोड़ता है? फ्रूट तोड़ता है ना भाई, ये भी तो काम है। ही इज पेड डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ फ्रूट ही पिक्स। जितने बॉक्सेस फ्रूट के भर के लाएगा ज्यादा, उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे। अब सुन तो लें अभी, अब यहाँ पे आयशा ने कहा कमीशन, जवेरी ने कहा पीस वर्क। बाय व्हाट मेथड ऑफ रेम्यूनरेशन? अच्छा, ये रेम्यूनरेशन किसको बोलते हैं? मुआवजे को। रेम्यूनरेशन किसको बोलते हैं? इसके बदले में क्या मिलेगा आपको? बाय व्हाट मेथड ऑफ रेम्यूनरेशन इज अली पेड? क्या अली कमीशन पे काम कर रहा है? क्या अली सर जीएम की तरह आवरली रेट पे काम कर रहा है? क्या अली जो है वो सैलरी पे काम कर रहा है, जैसे जीएम साहब पहले जॉब करते थे? पहले मैं जो जॉब करता था वो सैलरी पे था मैं जा। क्या ये पीस वर्क पे काम कर रहा है? तो कौन सा ऑप्शन हो गया? सी फॉर करेक्ट आंसर। एमसीक्यू नंबर 1 का सी फॉर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आगे के लिए प्लीज यार देखिए, ऐसा नहीं करते यार आप लोग। चले भाई, आखिर में देखेंगे, छोड़ दें। असल में ये मैंने किसी बुक से लिए है, और वो मैंने ये नाम चेंज किया। वो असल में ना इसने नाम यहाँ पे आमिर लिखा हुआ था, यहाँ पे अली, वो नाम चेंज हो गया, तो इसलिए मैंने
अली कर दिया, ठीक है। आगे आ जाए विलियम्स, वो इंग्लिश में यू नो क्या, विलियम्स हैज अ बेसिक सैलरी ऑफ $2000 फॉर द मंथ। ओह माय गुडनेस, $2000 विलियम्स इंग्लिश मैन, यू नो। अच्छा भाई, इसकी पर मंथ सैलरी कितनी है? $2000। हिज इनकम टैक्स ऑन द सैलरी $350। गवर्नमेंट को कितना देता है ये? एंड स्टेट बेनिफिट कंट्रीब्यूशन अमाउंटिंग टू ₹180। और ये माशरे की फलाह के लिए, बेनिफिट्स के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रीब्यूट भी करता है। इसका दिल बड़ा है, सैलरी भी बड़ी है माशाल्लाह। कितने पैसे देता है? हिज एम्प्लॉयर्स ऑल्सो पे स्टेट बेनिफिट कंट्रीब्यूशन टू। ये बताओ, इसके एम्प्लॉयर के पे करने से इसका कोई ताल्लुक होगा? वेरी गुड। इन जून के महीने में विलियम ऑल्सो इंटाइटल्ड टू अ बोनस ऑफ 100। क्या बात है भाई, जून में $100 का इसको क्या मिल रहा है? ऑन विच नो टैक्स डिडक्शन। उस पर गवर्नमेंट ने कहा आपको कोई टैक्स, वो टैक्स फ्री है। आर पेबल, नो टैक्स आर पेबल। हाउ मच इज विलियम्स टेकिंग होम फॉर द जून? आपको इसकी टेक होम सैलरी निकालनी। अभी इधर देखिए यार, देखिए डायरेक्ट डी नहीं बोले, ग्रॉस सैलरी कितनी थी? ग्रॉस पे $2000। उस पे से मैं डिडक्शन की हेडिंग नहीं डाला हूं स्पेस का, मैं डायरेक्ट माइनस कर रहा हूं। पहले क्या माइनस करूं? उसका टैक्स माइनस करूंगा 350। और क्या माइनस करूंगा? बस कंट्रीब्यूशन लिख दूं। ये माशरे में भी पैसे कंट्रीब्यूट करता है। हाँ, बोनस भी तो मिल रहा है एक्स्ट्रा इसको भाई। ये सर्फ एक्सेल नहीं, बोनस ऐड करना है। हाँ, कितना बोनस है? तो ये सब प्लस माइनस करो, कितने पैसे घर लेके जाएगा? ओके, तो पहले का C4 करेक्ट आंसर था, ये D4 दुरुस्त आंसर है। ठीक है भाई, D4 दुरुस्त आंसर और C4 करेक्ट आंसर, बेस्ट आंसर, एक्यूरेट आंसर। सही है भाई। अच्छा भाई, ना कम टू द पॉइंट। अब हमारे पास सहेली है, कोई सहेली है आपकी, जो भी है भाई, है क्या कह रही है? असल अ बेसिक रेट ऑफ $5 पर आवर। अब ये क्या सैलरी पे काम कर रही है? अच्छा, विलियम किस पे काम कर रहा था? सैलरी पे, पर मंथ सैलरी थी उसकी भाई, फिर डिडक्शन भी थी, सब चीजें। और वो जो बेचारा अली था वो 30 वर्क पे था। अब ये किस पे काम कर रही है? अच्छा, ये मोहतरमा जो है वो कह रही है कि $5 पर आवर, और कम से कम कितने आवर्स पर वीक पे काम करने? She is paid time and a half. Now this is very important. Time and a half. एक बात ध्यान रखना, टाइम का मतलब होता है 100% रेट। टाइम का मतलब, टाइम एंड हाफ का मतलब 100% प्लस हाफ 1.5। हाँ, यानी कि अगर ₹5 रेट है ना 1 घंटे का, उसको टाइम एंड हाफ मिलेगा फॉर एडिशनल आवर्स। अब इन्होंने मोहतरमा ने लास्ट वीक कितने घंटे काम किया? इनको नॉर्मली एक वीक में कितने घंटे काम करना था? एक्स्ट्रा घंटे काम किया है। कितने घंटे एक्स्ट्रा काम किए? 8 घंटे एक्स्ट्रा काम किया है। तो 35 घंटों के तो ₹5 के हिसाब से मिलेगा, लेकिन जब आप एक्स्ट्रा टाइम देते हैं ना तो पैसे भी एक्स्ट्रा मिलते हैं। अब आपका रेट 100% नहीं है, 150%, टाइम एंड हाफ। अच्छा, कहीं कहीं वो तो डबल, अगले कुछ जगह सवाल में शायद आएगा। डबल का मतलब क्या होता है? तो ये 5 के बदले रेट क्या हो जाता? ₹10। अभी डबल होगा या 1.5 गुना होगा? टाइम एंड हाफ। व्हाट इज टाइम? 100% पूरा रेट, एंड हाफ और उसका मजीद यानी 1.5। अच्छा, अब इधर देखिएगा, यहाँ पे अगर मैं ये निकाल दूं टाइम एंड हाफ, किस तरह आएगा? टाइम एंड हाफ पूरा और उसका आधा भी ऐड होगा। तो ये इधर देखिएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 1.5। 1.5 क्यों करूं? अगर डबल हो तो 2 से मल्टीप्लाई कर देता। तो जैसा कि जगरी ने कहा था, दिस वुड बी 7 पॉइंट। अब क्या उसको पूरे 43 आवर्स की सैलरी 7.5 के हिसाब से मिलेगी? हाँ, हो सकता है वो भी ऑप्शन इन्होंने नीचे ऐड कर दिया होगा कंफ्यूज करने के लिए। कोई बच्चा डायरेक्ट लगा के देखे, जरा बताइएगा। अब 43 को मल्टीप्लाई करें 7.5 से, 322 पॉइंट। आप समझे D4 दूसरा आंसर? ऐसा नहीं है भाई। अब आए इधर देखिए,
शुरू के 35 जो आवर्स काम किए वो नॉर्मल थे, उस पे कितने रुपए मिलेंगे आप, कितने बनते हैं? अब कुछ बच्चे अगर समझे ए फॉर एक्यूरेट आंसर, वो ए पे क्लिक कर दे, ऐसा भी नहीं है भाई। अब आए एक्स्ट्रा कितने घंटे काम किए, कैसे पता चल रहा है? 43 माइनस 35, 8 इंटू 5 या 7.5, हाउ मच इज दैट? 60 बोले तो 60, this plus is equal to this, C for correct answer. Got it? Next, from which account are wages and salaries paid directly to the employee? Bank account. कौन से अकाउंट से पे की जाती है? अब ये पेरोल नहीं होता, वेजेस सैलरी नहीं होता, असल में बैंक अकाउंट से होता है। ये बहुत सारी कंपनीज में होता है कि वो लोग क्या करते, जैसे मैं मिसाल दूं, मैं अक्सर कहता हूँ मेरा अकाउंट ये सामने ही बैंक में, सैसी वाले में। अब मैं अक्सर अपने इलाके में, हमारे यहाँ भी एमसीबी है, कभी वहां जाता हूँ, कोई ट्रांजेक्शन करनी होती है, बोलते हैं यार आप रहते हैं यहाँ, एनआईसी में पता चल जाता है, अपने अकाउंट वो गुलशन में जाके खोला भाई। तो भाई मैंने बताया कि मैं वहाँ जॉब करता हूँ, ये मेरा अकाउंट मैंने थोड़ी खुलवाया है, किसने खुलवाया है? आईसीए मैंने। देखिए आप जहाँ जॉब करोगे ना, वो कंपनी आपका अकाउंट वहीं खुलवा देगी जहाँ कंपनी का अकाउंट है। आईसी में का अकाउंट है सैसी में असल में। अब इससे इनको फायदा क्या होता है, यहीं से सैलरी डायरेक्ट अकाउंट में क्या कर देंगे, ट्रांसफर। मतलब आपको एम्प्लॉय को टैक्स देने की, वो चेक देने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अकाउंट में सैलरी क्या कर देते हो, बैंक अकाउंट से। ठीक है, अच्छा भाई ये सेम आ गया, ये भी इंग्लिश लग रहा है मुझे। सेम पैक्स गुड्स ऑन असेंबली लाइन। असेंबली लाइन का मतलब गुड्स को असेंबल करना। अब जैसे ये लैपटॉप है, इसकी असेंबलिंग होती है, पता है आपको? ये अगर मैं खोल दूं तो इसमें पता नहीं रैम भी लगी हुई है, प्रोसेसर लगा हुआ है, ये हार्ड ड्राइव है, हार्ड ड्राइव भी लगी हुई होगी, और भी पता नहीं क्या क्या इसके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो ये सब अलग अलग होते हैं भाई, उसको क्या करना पड़ता है, असेंबल। सैम पैक्स गुड्स ऑन असेंबली लाइन, ही इज पेड डिफरेंट अमाउंट ईच वीक। हर हफ्ते उसको अलग अलग सैलरी मिलती है, डिपेंडिंग ऑन हिज आउटपुट ऑफ असेंबल्ड गुड्स। जब ज्यादा गुड असेंबल करता है तो ज्यादा पैसे मिलते हैं, कम गुड असेंबल करता है तो कम पैसे मिलते हैं। बाय व्हाट मेथड ऑफ रेम्यूनरेशन इज सैम पेड? पीस वर्क? यस भाई, दिस इज नॉट कमीशन, दिस इज नॉट आवरली रेट, दिस इज नॉट सैलरी, पीस वर्क। जितने यूनिट बनाएगा उतने पैसे मिलेंगे। कमीशन तो वो होता है कि इतना परसेंट, 2% कमीशन, 3% कमीशन। कौन सा आंसर हो गया? यस। अच्छा कुछ और एमसीक्यूज भी कर ले, थोड़ा टाइम है। सी डी सी ए ए, यही आंसर दिए थे, सी डी एस सी ए ए। आगे के तो नहीं देखे थे? आज बंद करें, मैं एमसीक्यूज कॉपी करूंगा। सारे याद कर लिए। अच्छा अभी छठा जो है मैं नहीं करवा, आप लोगों ने याद कर लिया ना। असल में ये आपके लेवल का है भी नहीं, ये असल में मैंने, अच्छा कुछ आपके लेवल के कुछ नहीं है, ये बेसिकली मैं हम लोग जब एसीसी वगैरह को पढ़ाते ना, ये वहाँ के एमसीक्यू है। लेकिन ये नहीं सोचना कि भाई याद रखना आपका एसीसी का लेवल, हाँ इवन तो अभी आपको नहीं पता, हमारे सेम क्वेश्चन भी आते हैं, एजुकेशन एक ही है ना। अब आपको पता है ना, आप आईसी में क्वालिफाइड कर लें, कितने पेपर देने एसीसी के लिए? एक पेपर। और जो एसीसी क्वालिफाई कर लेगा उसको आईसी में कितना पेपर देना है? एक। रेसिप्रोकल एमओयू साइन हो गया है। तो याद रखिए एक ही बात है, ये नहीं बोला कुछ बच्चे तो वो सर तो पता नहीं एसीसी का पढ़ा रहे हैं, मेरे भाई एक ही चीज होती है। हाँ यहाँ मैंने मना कर दिया, इस पे लिखा था एनआईसी। अब आप समझिए ये पता नहीं आपका एनआईसी कार्ड है, यहाँ पे एसीसी है, यूके स्ट्रीम है। यूके में एनआईसी का मतलब नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन। व्हाट इज एनआईसी? अब आप बोलेंगे सर ये क्या होता है, व्हाट इज दिस? तो भाई अब आप छोड़ दें, दिस इज नॉट फॉर यू। अच्छा अब इधर आ जाए, एक सवाल है थोड़ा इंग्लिश है, बारह हम देख लेते इसको, मतलब मुश्किल है थोड़ा। Look at this. Please look at this. John and Mike. कितने लोग हैं? कितने आदमी? दो। नंबर 1 इज, नंबर 2 इज, अच्छा भाई
जॉन एंड माइक आर बोथ पेड बाय पीस वर्क, जितने यूनिट बनाते हैं उतने पैसे मिलते हैं। टर्म्स ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट आर, जॉन इज पेड $1.15, कितना पैसा मिलता है फॉर ईच यूनिट ही प्रोड्यूसेस। अच्छा, इसमें अच्छा हुआ ये एमसीक्यू सामने आ गया। क्या मैं पहले एक बात आपको बता दूं, छोड़ दे इसको भी। कुछ लोगों की पॉलिसी होती है मिनिमम वेज। क्या पॉलिसी होती है? फॉर एग्जांपल एक मिसाल देता हूं, आप ये बनाते हैं दिस प्रोडक्ट, ये बोतल आप बनाते हैं प्लास्टिक की बोतल। सपोज करें शाना आपको बोला आपको पर बोतल पे इतने पैसे मिलेंगे, लेकिन कुछ लोग पहले समझो मिनिमम इतने तो मिलेंगे मिलेंगे, बोलते हैं ना फालतू का मिनिमम तो आप इतना लेके जाओगे। तो अब इनको बोलिए आपको कम से कम 50,000 रुपए तो मिलेंगे, लेकिन अब इन्होंने बोतलें बनाई, उस पर रेट लगाया और वो 50,000 से ऊपर बन रहे, तो इनको ऊपर मिलेंगे 50 मिलेंगे ऊपर, लेकिन रेट लगाया और वो पैसे बन रहे 40,000। अब इनको कितने देंगे? हाँ, 50 की तो गारंटी दे दी थी, उसको कहा जाता है मिनिमम गारंटी। क्या कहा जाता है? तो जब आपको मिनिमम गारंटी प्रोवाइड कर दी जाए तो जो मिनिमम अमाउंट है वो तो आप लेकर जाओगे ही, चाहे आप सुस्त आदमी क्यों ना हो, चाहे आपने 2 यूनिट बनाए हो, 1 यूनिट पे 1,000 रुपए थे, 2 यूनिट पे कितने हो गए? लेकिन आपका मिनिमम क्लॉज क्या था? अब 50 लेके जाओगे यहाँ से, लेकिन वो तो बंदा तो क्या चाहेगा, मैं और मेहनत करूं, 50 को 70 लेके जाऊं। तो याद रखिए, अब यहाँ लेकिन एक बंदा सुस्त लग रहा है मुझे, वो शायद कम लेके जाएगा, पढ़ लेते, मुझे ऐसा लग रहा है, इसमें मुझे याद आ गया कुछ। जॉन इज पेड $1.15 for each unit he produces with a weekly minimum wage of $165। कम से कम तनख्वाह कितनी इसकी? माइक को मिलता है 1.1 पर यूनिट फॉर ईच ऑफ द फर्स्ट 140 यूनिट। शुरू के 140 यूनिट में उसका रेट क्या है? ही प्रोड्यूसेस। अब रेट बढ़ गया 1.10 से कितना हो गया? फॉर द नेक्स्ट 20 यूनिट्स, अगर 140 को क्रॉस करेगा, अगले 20 यूनिट और बना देगा, तो रेट क्या कर देंगे? और मेहनत करेगा और डेडिकेटेड है और ऊपर जाएगा तो रेट क्या हो जाएगा? फॉर एनी एडिशनल यूनिट इन अ वीक। जॉन ने कितने यूनिट बनाए? माइक ने कितने बनाए? अब ये देखिए, पहले मैं जॉन की कैलकुलेट करता हूं। जॉन तो मुझे सुस्त लग रहा है, जॉन का एक ही रेट है 135। क्या रेट था उसका? 1.15। बता दे कितना हो गया? 155 अब बच्चा जो ना ऑप्शन ए देखता है 155.25, बोलता ये तो सही आ रहा है मेरे भाई। क्या ये 155.25 लेके जाएगा? इसकी मिनिमम गारंटी कितनी थी? अब सर आ जाओ माइक के पास। माइक जो है ना उसके कितने रेट है? 3, और वो तीनों क्रॉस कर रहा है। पहले 140 यूनिट पे कुछ और होगा, अगले 20 यूनिट पे कुछ और होगा, 160 हो गए। कितने बनाए इसने? 175। कितने यूनिट और बनाए? 15। कितने यूनिट बनाए इसने? 175। यहाँ पे इसका रेट क्या है? 1.10 1. अब मुझे जरा मल्टीप्लाई करते रहे, पहला और 23 और 18, इन तीनों को सम अप कर दो 195। तो बताएं कौन सा ऑप्शन है जिसमें 195? इसकी सैलरी सी फॉर करेक्ट आंसर। इसकी सैलरी 195, उसकी सैलरी हालांकि 195 155.25 जो आंसर में निकाले हैं वो ऑप्शन ए में मौजूद है, लेकिन वो ऑप्शन ए इज नॉट एक्यूरेट बिकॉज के हमने मिनिमम कितने देने उसको। तो एक दो एमसीक्यू और ऐड कर दूं। ये कौन कौन सा अटेम्प्ट किया हमने भी? एमसीक्यू नंबर नहीं, ये था 8 किया है, और इससे पहले एक और अटेम्प्ट किया, ये नहीं किया, 8 किया है ना। 8 का आंसर क्या लिखा भाई? 8 का आंसर देख ले, सी फॉर करेक्ट आंसर। अभी क्लास कौन सी है सर? सबात की? अच्छा, आज इको भी है? अच्छा,
बाकी नॉर्मली ये मेरे ख्याल से, चलिए ये सोफिया को भी देख लेते। हमने आवरली रेट का कोई नहीं किया ना अभी तक, नहीं कर लिया, आवरली रेट का कर लिया, पीस वर्क भी कर लिया, थोड़ा बहुत वो भी देख लिया, सैलरी वाला भी, तो ऑलमोस्ट चीजें हम देख चुके हैं। और चलिए थोड़ा एक मुश्किल है, मैं करवा देता हूँ ये आखिरी। लुक एट दिस, दिस इज थोड़ा सा मुश्किल बट नॉट ज्यादा मुश्किल। आज कोई छोटे मोटे चीजें आपसे पूछेगा वो, हमने कमीशन का नहीं किया ना, ये कमीशन वाला देखो, इधर आ जाओ जरा। लुक एट दिस, हो सकता है अगर मुझे टाइम मिलेगा मैं उसमें कुछ और भी ऐड कर दूं, वो फिर आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। तानिश इज अ सेल्समैन सेलिंग मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिकल इक्विपमेंट बेचता है। ही रिसीव कमीशन 2% ऑल सेल, जितनी सेल करेगा कितना कमीशन देंगे, प्लस 0.5% ऑफ सेल्स ऑफ इंडिविजुअल आइटम ओवर 20,000 ईच। कोई ऐसे आइटम बिकवा दे जो कितने हजार से ऊपर के हो, उस पर एक्स्ट्रा कितना मिलेगा, उस वैल्यू का। फर्दर 1% अगर उसकी सेल 70,000 से, अगर उसने 70,000 ज्यादा सैलरी वो क्या करवा दी तो 1% भी अलग मिलेगा। एक्सीडिंग 70,000, जो 70,000 से ऊपर की सेल होगी। ड्यूरिंग जुलाई दानिश ने कितने की सेल करवाई है? अच्छा, अब एक बात सुनो, पहले तो जितनी भी सेल करवाई है उसका कितना दे दो उसको, वेरी गुड, 2%। ही रिसीव कमीशन ऑफ 2% ऑफ ऑल सेल, कितना होता है ये, 1800, नंबर 1। प्लस अच्छा उसमें 20,000 की एक्स्ट्रा करवाई है भाई, 70 से ऊपर जितनी करवाएगा उस पर 1% और मिलेगा, 0.5% लगाए, आधा परसेंट। 20,000 इंटू 0.5% का साइन लगा इक्वल टू 100 रुपए। ओके, इंक्लूडिंग 2 लार्ज आइटम, 2 बड़े बड़े आइटम में बिकवा दिए और उनकी सेलिंग प्राइस 18,000 और 22,000, दोनों पे मिलेगा कमीशन। 18 वाले पे नहीं मिलेगा क्योंकि वो 20,000 से कम का है, 20,000 से ऊपर वाले पे। 22,000 वाले आइटम पे कितना परसेंट मिलेगा, 1%। 1% था ना, 200। मेरे भाई उसने बोला, इधर देखो, ही रिसीव अ कमीशन ऑफ 2% ऑल सेल्स। ऑल सेल कितनी थी उसकी, उसका 2% प्लस 0.5%, हाँ ये परसेंटेज लगा दी हमने, ऑन सेल्स ऑफ इंडिविजुअल आइटम ओवर 20,000। बड़े आइटम 2 बिकवाए, लेकिन उसमें 20,000 से ऊपर वाला कौन सा बिकवाया है, 22,000 वाला, इस पे कितना परसेंट मिलेगा इसको, 0. अब इधर देखिएगा, बताओ कितना ये, 110। आगे सुने, आगे कहते हैं कि फर्दर 1% मिलेगा उस सेल पे जो एक्सीड कर जाए 70,000 को। तो 70,000 से कितनी एक्सीड करके गई है, एक्स्ट्रा कितनी की है सेल, अगर 1 लाख करता कितनी एक्सीड होती, हाँ तो इस पे कितना मिलेगा, जो कि होता है 200, तो ये हो गया 2110, 2110। कौन सा ऑप्शन है, बी फॉर दुरुस्त आंसर। ये एमसीक्यू नंबर 18 था, 18वां एमसीक्यू था, ये देखिए 18 है ना, 18 का डी फॉर दुरुस्त आंसर, गॉट इट। तो भाई ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस टॉपिक को भी ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिया। काफी जर्नल टॉपिक था, मैंने जर्नल बहुत ज्यादा डिस्कशन किया इसमें, नो डाउट। प्लस मैंने फिर इसको आखिर में प्रैक्टिकली आपके सामने रखा, ग्रॉस, डिडक्शन, नेट। फिर मैंने आपको थोड़ा सा एमसीक्यूज का फ्लेवर भी टेस्ट करवा दिया, उस पर हमने अभी कमीशन वाला भी देख लिया, सैलरी वाला भी देख लिया, आवरली रेट भी देख लिया, पीस वर्क भी देख लिया, डिफरेंट कॉन्सेप्ट देख लिए, बोनस भी एक जगह आया था। बहरहाल जर्नल टॉपिक है, इसका सवाल जर्नल होता है, आप जर्नल भी पढ़ेंगे तो आपको बात समझ आएगी इंशाल्लाह। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।